सर आए तो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप लोग मुझे तो पहचानते ही होंगे। जो बच्चे सोशियोलॉजी के हैं वो तो जानते ही हैं। जिन बच्चों ने जीएस कर रखा है मुझसे वो भी जानते होंगे, और जिन्होंने जीएस अभी तक किया नहीं है उनके साथ 20 तारीख से मेरी क्लास है, तो वो जान जाएंगे। और वैसे भी आज मेरा दिन नहीं है, आज चैतन्य जी का दिन है, क्योंकि आज वही हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि चैतन्य हमारे इसी ब्रांच के क्लासरूम प्रोग्राम के स्टूडेंट रहे हैं। जीएस की क्लासेस भी इन्होंने यहीं से की थी, और सोशियोलॉजी ऑप्शनल की क्लास भी इन्होंने यहीं से की थी। और एक टीचर का सपना होता है कि जो स्टूडेंट हैं वो सामने डेस्क पर बैठकर क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, एक समय ऐसा आए कि वो स्टूडेंट टीचर के साथ ये स्टेज शेयर करे और अपनी सफलता के बारे में आप लोगों के साथ इंटरैक्ट करे। तो हम तो यही चाहेंगे कि भविष्य में आप लोग भी, इन फ्यूचर आप लोग भी टीचर के साथ ये स्टेज शेयर करें और अपनी सफलता के बारे में बच्चों के साथ इंटरैक्ट करें। आज यही मौका चैतन्य जी के लिए है, लेकिन हमारे लिए सबसे सम्मान की बात यह है कि आज केवल चैतन्य जी ही नहीं उपस्थित हैं, बल्कि श्री सुधांशु जी जो कि उनके पिता हैं वो भी उपस्थित हैं, रीता मैम भी उपस्थित हैं जो कि उनकी माता जी हैं, उनके मामा जी भी उपस्थित हैं हमारे बीच, और चैतन्य जी के बड़े भाई भी हमारे बीच उपस्थित हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि इंस्टीट्यूट के साथ पारिवारिक संबंध रहा है, केवल स्टूडेंट और टीचर वाला रिलेशन नहीं रहा है, इंस्टीट्यूट के साथ पारिवारिक संबंध रहा है। और संबंध का ठोस होने के पीछे एक कारण ये भी है कि श्री सुधांशु जी जो हैं वो भी एक शिक्षक हैं, वो भी एक टीचर हैं। तो हम लोगों की फ्रीक्वेंसी थोड़ी मैच करती है, क्योंकि टीचर टीचर को अच्छे से जानते हैं। तो सबसे पहले तो मैं विजय सर से अनुरोध करूंगा, जो कि हमारे ब्रांच डायरेक्टर हैं, वो चैतन्य जी को, श्री सुधांशु जी को और रीता जी को बुके देकर सम्मानित करें। विजय सर। इधर आ जाइए थोड़ा सा और। सुधांशु सर आप भी आइए। देखिए, सफल होने के बाद स्टेज पर आकर बच्चों के साथ अपना अनुभव शेयर करना, ये किस तरह का अनुभव होता है, ये किस तरह का एक्सपीरियंस होता है, ये आप लोगों को तभी पता चलेगा जब आप लोग खुद सफल होंगे। लेकिन एक चीज तो तय है कि एक स्टूडेंट की सफलता के बाद जितनी खुशी माँ बाप को होती है, उतनी ही खुशी इंस्टीट्यूट और उस इंस्टीट्यूट के टीचरों की को होती है। रीजन ये है कि हम लोग भी बिल्कुल निस्वार्थ तरीके से बच्चे के पीछे लगे रहते हैं कि वो निकले, रिजल्ट दे, क्योंकि उनकी सफलता में हमें अपनी सफलता दिखती है। आज क्लासरूम में कुछ बच्चे आए हुए हैं, बाकी बच्चों को ऑनलाइन एक्सेस मिला हुआ है,
तो ये जो इंटरेक्शन सेशन है ये ऑनलाइन भी चल रहा है, यूट्यूब के थ्रू चल रहा है। तो बच्चों के पास लिंक भी गया हुआ है, तो कई बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन देख रहे हैं। ये सामान्यतः वैसे बच्चे हैं जो धूप में बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि कल से जब क्लासेस आप लोगों की स्टार्ट होगी तो मैं आप लोगों की ऑनलाइन क्लास डीएक्टिवेट करवा दूंगा। तो धूप में निकलना आपको पड़ेगा और क्लासरूम आप लोगों को आना होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पढ़ाने आऊँगा तो मैं बेंच डेस्क को तो पढ़ाऊँगा नहीं, आप ही लोगों को पढ़ाऊँगा। तो ऑनलाइन क्लासेस डीएक्टिवेट हो जाएंगी। हाँ, बस ये है कि 2 दिन में हो जाए या 4 दिन में हो जाए। देखिए, ये वर्कशॉप जो है आमतौर पर सोशियोलॉजी के क्लास के टाइम पर रखी गई है और चैतन्य सोशियोलॉजी के स्टूडेंट रहे हैं। इस कारण से सोशियोलॉजी वर्कशॉप के नाम से इस वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज किया गया है। अदरवाइज जब आप लोग चैतन्य जी के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो आपके क्वेश्चंस केवल सोशियोलॉजी तक कन्फाइंड नहीं रहेंगे। आप इनसे इनके अनुभव के बारे में पूछ सकते हैं कि जीएस की तैयारी इन्होंने कैसे की, इंटरव्यू में इन्होंने क्या किया, जब कभी ये नर्वस होते थे तो उस समय ये क्या करते थे, क्योंकि आप लोगों में से ही एक हैं। और जो स्थिति आज आप लोगों की है, कुछ दिन पहले तक वही स्थिति चैतन्य जी की भी हुआ करती थी। तो हम लोग इस स्टेज को पार कर चुके हैं। एक टीचर का अनुभव और एक स्टूडेंट का अनुभव ये अलग होता है। तो आप लोग चाहेंगे तो किसी भी चीज के बारे में, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो सीसेट हो, चाहे वो इंटरव्यू की तैयारी हो, आप उन सब के संदर्भ में चैतन्य जी से प्रश्न पूछ सकते हैं। बस ये है कि चैतन्य जी जब आप लोगों से बात कर लेंगे तो उसके बाद फिर मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बता दूंगा, थोड़ा सा समय लेकर आप लोगों को, कि ऑप्शनल की तैयारी जो है वो किस तरह से की जाती है और एक ऑप्शनल को चुनने के संदर्भ में कौन कौन सी चीजों पर ध्यान रखा जाता है। तो मैं ज्यादा समय आप लोगों का लूंगा नहीं। जैसा कि मैंने आप लोगों को आज शुरुआत में ही बताया था कि आज का दिन चैतन्य जी का है, आज का दिन मेरा नहीं है। बाकी कल से तो मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करूंगा ही करूंगा। तो मैं स्टेज पर चैतन्य जी को बुलाना चाहूंगा और वे अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपनी तैयारी के बारे में आप लोगों को कुछ बताएंगे। चैतन्य जी। बेहतर कौन सा? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, अभी हेलो आ रही है? हेलो, हाँ अब सही है। सबसे पहले थैंक यू अमित सर को कि उन्होंने, मतलब यहाँ पे उपस्थित सभी आप सबको प्रणाम। आप आए हैं यहाँ पे और मैं, मम्मी पापा, मामा, भैया, सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। विजय सर, आलोक भैया, अरुण भैया, राजू भैया, बागेंद्र सर, इन सबका बहुत बड़ा योगदान है इस पूरी प्रोसेस में जो हुआ। तो इसको मैं बाइलिंगुअल रखूँ ना, हिंदी इंग्लिश मिला के थोड़ा, तब बेहतर है? ठीक है। तो एक पहले मैं एक चीज शेयर कर दूं कि जब इसी क्लास में मेरी 90% क्लासेस हुई हैं जीएस और सब मिला के, तो इस रूम में मैं पीछे से चौथे या पांचवी जगह पे बैठता था, इसी पे एकदम पीछे से। और वहां पे बैठने के रीजन थे कि टीवी पास में थी और टीचर भी सामने रहता था, तो इस तरीके से। और जब भी यहाँ पे डाउट क्लियर करने आते थे किसी भी टीचर के साथ, तो मुझे हमेशा ये रहता था कि ये जो पेन है ये स्टार बोर्ड पे चलता है तो कैसा लगता है, मतलब जब लिखते हैं तो कैसा लगता है, ऐसा इंक्विजिटिवनेस रहती थी। तो फिर ऐसे कई बार हुआ कि मैं यहाँ पे सर से कोई डाउट पूछना है, खाली पड़ा है, चाहे तो ऐसे लिख भी सकते हैं सर, कोई टीचर मना भी नहीं करेंगे। पर मैंने कभी लिखा नहीं। मैं उस समय विचार आया कि कभी जब आएंगे किसी और पर्पज से तो लिखेंगे। तो आज कुछ कुछ वैसा ही दिन है। तो अभी जैसे ये, हाँ तो अब अभी, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो ऐसा है, तो ओवरऑल एज आई हैव बीन मैंडेटेड टू शेयर व्हाट आई लर्न, और मेरा पर्सनल ये मानना है कि कोई भी कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाता है तो वो मेंटर नहीं हो जाता ना, वो गाइड करने वाला हो जाता है कि बहुत बड़े 30 मार्क हो गए कि वो गाइड कर देंगे लोगों को कि अब कैसे आगे करें। टीचर टीचर है, मेंटर मेंटर है,
बच्चा बच्चा है, वो खुद ही मुश्किल से हो गया, दूसरों को क्या करवाएगा, ऐसा। ठीक है, तो सच तो यही है। तो उस हिसाब से जो मैंने सीखा वो मैं शेयर करूंगा। जो कमियां रह गई कभी, मेरा नाम वैसे चैतन्य है, मैं इंट्रोड्यूस नहीं किया। मैं बेसिकली लखनऊ से बिलोंग करता हूँ, और यही लखनऊ में एक आरएलवी स्कूल है, वहां से मेरी स्कूलिंग हुई है। मैं ग्रेजुएट हूँ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, 2018 बैच का। उसके बाद जून 2018 में मेरी लास्ट एग्जाम था। उसके बाद ये हुआ कि इस दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो लखनऊ में ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है अच्छे। लोग आमतौर पे धारणा है कि दिल्ली जाओ, दिल्ली जाओ, या इधर साइड है कि थोड़ा इलाहाबाद भी जाते हैं लोग। तो वैसा तो नहीं हुआ, क्योंकि पापा ने अलाउ भी नहीं किया, और किसी ऐसा मतलब जो भी हुआ तो नहीं आ पाए। तो यहाँ पे थे, यहाँ पे अमित सर की क्लास अटेंड करी। शुरू में यहाँ पे डेमो लिया, तो कन्विंसिंग था कि हाँ कर सकते हैं, यहाँ पढ़ेंगे तो एटलीस्ट क्लियर हो जाएगा। मतलब किसी से आप बात करो तो एक कन्विक्शन आना चाहिए कि होगा कि नहीं। तो वो मुझे आया कि हाँ हो जाएगा। और फिर ऐसे ही जैसे आप लोगों का शायद आज कुछ का पहला दिन होगा सोशियोलॉजी में, तो इसी तरह मेरा भी किसी दिन पहला दिन था। वर्कशॉप थी, सर ने सब समझाया। एक हफ्ते की सर क्लास लेते हैं, तो उसमें क्लैरिटी आई कि सोशियोलॉजी चुनना चाहिए या नहीं चुनना चाहिए। तो अंत में हुआ कि चुन लिया, है ना। तो अगर हम शुरू से शुरू करें, तो मेरे लिए ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है। पहले दूसरे अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स ही नहीं पास हुआ था, और थर्ड अटेम्प्ट में सब हो गया। तो अगर हम लोग स्टेज वाइज करें, बात करें तो बेहतर रहेगा, प्रीलिम्स का, मेंस का और इंटरव्यू का। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग एकदम फ्रेशर्स हैं? हाथ उठा देते। अच्छा, और कितने लोगों ने एक आध दिया अटेम्प्ट दिया हुआ है? ठीक ठीक, ओके। तो जो फ्रेशर्स हैं उनको शायद आइडिया उतना नहीं होगा, जो दिया है उनको तो क्लियरिटी होगी कि जो इसका ईच स्टेज ऑफ एग्जाम है, चाहे इंटरव्यू हो, मेंस हो, या सॉरी प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू, तो तीनों अलग चीज डिमांड करता है। आपकी पर्सनालिटी वही है, आप वही मिस्टर एक्स हैं, पर या मिस एक्स हैं, और वही इंसान अलग उनको चाहिए। प्रीलिम्स में वही इंसान की अलग कैपेबिलिटी चेक करते हैं मेंस में, और उसकी अलग करते हैं इंटरव्यू में। कंडीशन ये है कि जो प्रीलिम्स में चेक हो चुका है, उसके अलावा चेक होगा मेंस में, उसको मिलाते हुए। ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स गया तो गया, अब मेंस एकदम अलग है। इंटरव्यू में सब मिला के है। अगर जिसने अच्छे से उसको अक्यूमुलेट कर लिया, अच्छे से डिलीवर कर दिया, उसके मार्क्स ज्यादा हैं। जो नहीं कर पाया वो रह गया, और किस्मत भी होती है थोड़ी सी इंटरव्यू में। तो पहले साल क्या हुआ कि जब प्रीलिम्स की तैयारी हुई, तो मैं टेस्ट सीरीज मिलती है मार्केट्स में, वहां से ले आया था, उसको लगा रहा था। मेरे मार्क्स आ रहे थे 70-80 के करीब आ रहे थे, पर कॉन्फिडेंस उतना नहीं आ रहा था। जैसे यहाँ मेरी पॉलिटी नहीं कंप्लीट हुई थी। लक्ष्मीकांत एक किताब है, सबने सुनी होगी जरूर, उसको कहते हैं बाइबल है, जो कि सच है। तो उसको आप जितनी बार पढ़िए उतनी बार कुछ नया निकलता है कि हाँ ये पहले नहीं था, अब ये कहाँ से आ गया इसमें, पर ऐसा होता है उस किताब के साथ। तो वो मैंने सिर्फ एक बार पढ़ी थी। वो एक बार पढ़ के मैं प्रीलिम्स देने चला गया, जो कि गलती थी, नहीं जाना चाहिए। तो ऐसा अगर आप किसी की प्रिपरेशन पूरी ना हो पाई हो, और आप सोचें कि देखते हैं देखे कैसा होता है, प्रोवाइडेड आपकी एज कम हो, ये अगर जैसे मानिए आप अर्ली 30s में या लेट 20s में, तब आप जा सकते हैं, क्योंकि आपके 6 अटेम्प्ट एग्जॉस्ट नहीं होंगे। पर उस केस में अगर एज कम है, तो आप पेपर देखने के लिए पेपर देने मत, कभी कभी मत जाइए जब तक तैयारी ना हो जाए, क्योंकि ईच अटेम्प्ट काउंट्स, है ना। तो मेरा उसमें प्रीलिम्स नहीं हुआ। तो चीजें मतलब जब पेपर में मेहनत करो नहीं होता तो काफी डिमोरलाइजेशन आता है। उसके बाद फिर से दोबारा शुरू हुआ, धीरे 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 धीरे। मैं सेकेंड बार में चीजें थोड़ी चेंज करी। स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के लिए कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जो, मतलब वो डीएम है, ऐसा वो टीचर टीचर इन द सेंस वो मेंटर करते हैं थोड़ा बहुत। तो उनके थ्रू मुझे पता लगा, ज्यादा बेहतर काम ये हुआ कि प्रीवियस ईयर पेपर को, जो क्वेश्चंस होते हैं उनको एनालाइज किया। प्रीलिम्स स्पेसिफिक जो भी चीज है, अगर आप पीवाईक्यू को सॉल्व नहीं करेंगे तो आप यूपीएससी की लैंग्वेज नहीं पकड़ पाएंगे। कोई भी कोचिंग हो गई, इसको आप क्लब कर सकते हैं, सभी कोचिंग इसको अगर आप क्लब करेंगे तो कोई भी कोचिंग का जो टेस्ट सीरीज है, चाहे दुनिया देश की नंबर 1 कोचिंग, सो कॉल्ड नंबर 1 या सो कॉल्ड आखिरी, कोई भी मैच नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे कोई और पेपर बना रहा है, उनकी लैंग्वेज दूसरी है। यूपीएससी के क्वेश्चंस आप ठीक से एनालाइज करेंगे तो वो क्यों देते हैं, ऑप्शंस में क्यों है उनके, वो आपको पकड़ने हैं।
उनके उन्हीं उन्हीं के क्वेश्चंस की लैंग्वेज से आपको पता लगेगा कि कहाँ ये गलत जा रहा है, कहाँ सही है। तो उसके लिए आपको वो ढूंढना पड़ेगा, उसको मेहनत करनी पड़ेगी। ये सब मेहनत करी मैंने दूसरे टर्म में, और टेस्ट सीरीज भी लगाई। इस बार नंबर थोड़े पहले से बेहतर थे, तो लेकिन मैं सीसैट गड़बड़ हो गया। तो सीसैट में मैच किया कई सारी कोचिंग्स के आंसर की से, तो किसी से मेरे 55 आ रहे थे, किसी से 66 आ रहे थे, और किसी से 80-83 तक भी आ रहे थे। तो एकदम वेगनेस थी, अंत में क्लियर नहीं हुआ। और फाइनल जब मार्क्स आए तो मेरा जीएस नहीं क्लियर था, सीसैट क्लियर था। जब पीवाईक्यू भी सॉल्व कर लिए तो नहीं हुए। तो अब कमी एग्जाम में कहीं नहीं है। ऐसे में कई लोग ब्लेम करते हैं कि एग्जाम कठिन है या बहुत वीकनेस आ गई है। वो तो सबके लिए है ना, वो तो कॉमन है सबके लिए। जो मिस्टर ए के लिए है वही मिस्टर बी के लिए भी है। तो जैसे कठिन पेपर आता है तो सबके लिए आ गया ना, वो उसमें तो मतलब लेवलर है एक तरीके से। तो ये चीज है, एक फर्क आता है। थर्ड अटेम्प्ट में बेसिकली व्हाट आई चेंज्ड कि तैयारी थोड़ा पहले से, थोड़ा प्रीलिम्स जैसे होता क्या था कि मई के आसपास प्रीलिम्स है, फिर कोविड आता है और वो अक्टूबर में चला जाता है। कोविड की वजह से पढ़ाई हैम्पर हो जाती है, और ऐसा जो हुआ वो मैं बता रहा हूँ, ऐसे जनरल नहीं होता है। तो जब मैंने स्टार्ट किया स्पेसिफिकली प्री से, तो वो लेट था पहले वाले अटेम्प्ट में, दोबारा थोड़ा अर्ली स्टार्ट किया उसको, और एनालाइज किया, नंबर ऑफ रिविजन ज्यादा किए। कुछ चीजें जो रटनी ही है उनको रट लिया। पहले मैं सोचता था कि रटना क्या है, वो तो जैसे और एग्जाम होते हैं उनमें रटने का पूछते हैं, एग्जैक्ट फैक्ट पूछते हैं, पर नहीं। आपको अगर कुछ चीजें रटने की हैं तो रटना पड़ेगा। जैसे फंडामेंटल राइट आपको रटे होने चाहिए, डीपीएसपी रटे होने चाहिए, आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स हैं, कितने शेड्यूल्स हैं, सब रटे होने चाहिए एग्जैक्ट, क्योंकि उससे क्वेश्चन बनता है। प्रियम्बल आपको कंठस्थ होना चाहिए वर्ड टू वर्ड, क्योंकि उससे क्वेश्चन बनता है। तो और ऐसा नहीं है कि पढ़ लिया तो वो फायदा नहीं करेगा, वो मेंस में आगे फायदा करेगा, वो आपको इंटरव्यू में फायदा करेगा। कोई भी नॉलेज यूएस नहीं जाती है। तो इस तरीके से काम किया। तो अंत में जो बेसिकली चेंज ये हुआ कि प्रीवियस ईयर पेपर को और अच्छे से किया। जैसे पहले वाले में मुझे डाउट था ना सीसैट नहीं निकलेगा, तो सीसैट के लिए सीसैट के भी पीवाईक्यू सॉल्व किए। मेरी मैथ्स उतनी तगड़ी नहीं है, पैसेज पे मेरा कंट्रोल ज्यादा रहता है, तो प्रीवियस ईयर पेपर में पैसेज पढ़ा, उसके आंसर मैच किए। मतलब सॉरी, पहले पैसेज पढ़ा, अपने आप से सोचा इसका आंसर क्या होगा, और फिर उसका आंसर मैच किया किसी आंसर की से नहीं, मतलब किसी कोचिंग के आंसर की से नहीं। एक साल बाद यूपीएससी ऑफिशियल आंसर की डिक्लेयर करती है, उस आंसर की से मैच किया। तो पता लगता है कि अगर सही है तो अच्छी बात है भाई, तब क्या दुख की बात है, पर अगर गलत हुआ तो ये बैठ के सोचना है कि हमने क्या गलत कर दिया, और कैसे इस पेपर बनाने वाले ने सोचा कि उस आंसर तक पहुंचा। ठीक है, तो आपको सेल्फ एनालिसिस थोड़ी करनी पड़ेगी बैठ के कमरे में, तभी होगा। इस तरह प्री निकल गया। और मेंस में बेसिकली इट इज मोर अबाउट आंसर राइटिंग, जितनी प्रैक्टिस है, कितने आप डायमेंशंस उसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे लोग एक कीवर्ड बताते हैं पेस्टल, पेस्टल अप्रोच बोलते हैं। एक सेकेंड यार, PESTEL। तो P फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिक, S फॉर सोशल, T फॉर टेक्नोलॉजिकल, या कुछ और होगा मुझे भूल रहा है, और C फॉर कल्चर, R में L कुछ है, मतलब ऐसे ही। लास्ट में कल्चरल है, इंटरनेशनल रिलेशन है। आप कितना डायमेंशन ऐड कर सकते हैं किसी क्वेश्चन में। ठीक है, जैसे कोई भी इवेंट हुआ सोसाइटी में, तो उसका एक सोशल इंप्लीकेशन है, एक इंडिविजुअल पे इंप्लीकेशन है, एक एज अ होल सोसाइटी पे इंप्लीकेशन है, एक एज अ कंट्री इंप्लीकेशन है। हम ओवरऑल हमारे वर्ल्ड स्टेटस में क्या फर्क आ रहा है, जैसे कुछ भी चीजें हो रही हैं देश में, उससे इंटरनेशनल ऑर्डर भी, हमारे दूसरे देशों के साथ संबंध भी प्रभावित होते हैं। तो वो भी आप एंगल जोड़िए। उसके साथ साथ जैसे ये तो सभी बताते हैं इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है मेंस का आंसर। पर इसमें भी इंट्रो 3 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या 30 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके पास 150 ही वर्ड है लिखने को। अगर आप उसमें ज्यादा इंट्रो लिख देंगे तो आपको आगे जगह नहीं बचेगी। और कॉपी, आइडिया है किसी को कि मेंस की आंसर कॉपी कैसे होती है? हाँ, तो ऐसा रहता है कि उसमें अलग से आपको एक शीट मिलती है जिसमें सारा क्वेश्चन पेपर प्रिंटेड है, मतलब जैसे स्कूल में मिलता था क्वेश्चन पेपर वैसे। उसके अलावा आपको ये इतनी मोटी बुकलेट मिलेगी, 60 पन्ने की रहती है शायद, और उसमें ऊपर क्वेश्चन है, फिर एक पेज, और उसके बगल में पेज 1 और पेज 2। जैसे जो 10 नंबर के सवाल है ना, उसमें 2 पेज देता है, और जो 15 नंबर के हैं उसमें शायद 3 पेज देता है। तो आपको उतना ही स्पेस है, आप काट छांट कर देंगे, उसमें गोदागादी कर देंगे तो वो गया, आपको और जगह नहीं मिलेगी। तो आपको बहुत जुडिशली यूज करना है उसको।
तो इसलिए इंट्रो छोटा होना चाहिए, कंक्लूजन टू द पॉइंट होना चाहिए। जितना आप हिटिंग द बुल हाई करेंगे मेंस में, उतने नंबर इनहेंस होंगे और जितने ज्यादा डायमेंशंस कवर करेंगे। बेसिक चीज यही है। और इसके अलावा जैसे मेंस में ही अब आते हैं ऐसे पे, स्पेसिफिक पेपर बाय पेपर बात करें तो ऐसे का पेपर ये है, उसका नाम ये है निबंध, जिसमें कोई बंधन नहीं है, निबंध। तो आपको खुली छूट है। essay is completely dependent on what you see in that line। जो भी लिखा है उसमें आप क्या देख रहे हैं, और उसको कितने अच्छे से एग्जैजरेट करके, एलैबोरेट करके आपने अपने आंसर को पोर्ट्रे कर दिया एक फ्लो मेंटेन करते हुए, वो इंपॉर्टेंट है ऐसे में। तो जैसे एक इस बार ऐसे था कि मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद है, पर पास्ट से हम फ्यूचर में बेटर होते जा रहे हैं, कुछ ऐसा था। तो उसमें मैंने एक तो वो इस बार जैसे चेंज जनरली होता क्या यूपीएससी की, एक बार एक जीएस ओरिएंटेड ऐसे देती है और एक फिलोसफिकल देती है। तो जनरली जब जीएस इतना पढ़ लेते हैं, ऑप्शनल कवर रहता है, तो आपको आराम से कवर हो जाएगा, इससे दिक्कत नहीं आएगी जो जीएस ओरिएंटेड है। पर अगर जो फिलोसफिकल ऐसे है उसमें अगर कमांड नहीं है आपकी तो दिक्कत होगी। इस बार उन्होंने दोनों वैसे दे दिए। तो इस वाले में जो ऐसे लिखा मैंने, उसमें स्टार्ट आप ऐसे कर सकते हैं, एनेक्डोट दीजिए या स्टोरी बता दीजिए कोई, या ऐसे मतलब थोड़ा फ्लारी लैंग्वेज होनी चाहिए ना, वो आंसर नहीं कर रहे हैं आप कोई क्वेश्चन का, आप एक आइडिया और सेंट्रल आइडिया कन्वे करेंगे पूरे 1200 वर्ड में, तो एक अच्छा सा फ्लेयर आना चाहिए। लैंग्वेज बहुत अच्छी नहीं भी हो चलेगा, पर उसमें एक फ्लो मेंटेन होना चाहिए आपके आंसर में। तो जैसे उसमें हम धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं, ऐसा कुछ था वो। तो मैंने स्टार्ट किया वो आंसर एंशिएंट टाइम से, कि देयर इज अ केज, वंस अपॉन अ टाइम इन द एंशिएंट पास्ट there were two cavemen who used to dwell around in the villages, in the jungles, and used to hunt and gather for their livelihood and other things. Slowly they realized one day, एक और line. They used to eat raw food and raw meat and all. They were not introduced to agriculture. इस तरह थोड़ा सा background दिया, फिर लिखा कि they were one day what they realized is they were sitting in a cave, and accidentally they hit two stones with each other and a spark came। So उससे उनको पता लगा फायर है। अब उनको समझ में आया कि हाँ बेहतर है, पहले हम खराब स्थिति में थे, अब हम फायर है कि तो खाना पका के खाते हैं। फिर धीरे धीरे इनोवेशन हुआ, धीरे धीरे करते करते मैं उसको पूरा ऐसे 1200 वर्ड में यहाँ तक लेके आया था आज के समय में। एआई, रोबोटिक्स, वेब 3.0, ब्लॉकचेन, सब कुछ जैसे जैसे इंप्रूव हो रहा है, और अंत में एक कंक्लूजन दे दिया। तो इस तरीके से वो आपको एक पूरा मेंटेन करनी है सेंट्रल थीम ऐसे की। तो इस तरीके से ऐसे का काम होता है। और अब जीएस का, जैसे जीएस में क्या है कि जो आपके 250 वर्ड के 4 पेपर हैं जीएस के, इसमें जो जीएस 1 है, जीएस 2 है और जीएस 3 है, ये सब प्रॉपर जनरल स्टडीज है। इस पे आपका कमांड नहीं हो सकता। पूरी तरीके से आपको नहीं पता होगा ना क्या पूछ लेगा वो, पर बेसिकली जो पता होता है वो होता है एथिक्स, ऐसे और ऑप्शनल। ये 3 पेपर, मतलब ऑप्शनल के 2 हुए ना, 4 पेपर डिसाइड करते हैं कि आपका कहाँ सेटल होने वाला है अंत में मामला। तो ये वाली इसमें पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये चारों मोर और लेस स्टैटिक ही रहते हैं, इनमें ज्यादा चेंजेस नहीं है। जीएस अलग अलग चेंज हो रहा है। जैसे एथिक्स है, उसमें आप केस स्टडी जितने ज्यादा प्रैक्टिस कर लें, चेक करवा लें अपने सीनियर से, या कोई टीचर मिल जाएंगे यहीं पे, सर लोगों से चेक करवा लें, आपको मदद मिल जाएगी और आपको क्लैरिटी आएगी कि कहाँ कमी हो रही है। सबसे बड़ी कंस्ट्रेंट मेंस के पेपर में ये होती है कि आपके पास टाइम नहीं है, 3 घंटा है, और उसी 3 घंटे में आपको लिखना है 2400 वर्ड ऐसे में। पहला पेपर ऐसे का होता है तो वो हो जाता है आराम से, 2400 वर्ड आसानी से लिखा जा सकता है। पर जब जीएस का पेपर आता है तो आपको 4000 वर्ड लिखना है। 4000 वर्ड में ऐसा है कि आपको कॉपी मिलेगी, आप नीचे देखिए पेपर और लिखना शुरू करिए। अगर आप 10-5 सेकंड छोड़ दें, उसके अलावा ऊपर इधर उधर ताका झाकी ना करें, तो जब चेहरा उठाएंगे ना तो घड़ी में सिर्फ 3 घंटे होने में 5 मिनट बचा रहेगा, अगर तब आपका पेपर कंप्लीट हो पाएगा। तो बेसिक दिक्कत क्या है कि एक तो 20 क्वेश्चंस हैं जिसमें स्ट्रेट फैक्ट्स नहीं पूछ रहा है, वो कुछ एनालिसिस पूछ रहा है। क्या आपको जैसे इस बार लैंडस्लाइड्स था, क्वेश्चन आया था डीएम डिजास्टर मैनेजमेंट में, जैसे इस बार आया था S400। तो इस अब खाली S400 कोई पढ़ के गया तो वो बता देगा कि S400 क्या है, पर उसने पूछा कि ये भी कि ये बाकियों से कैसे बेहतर है।
कुछ प्रेजेंट कंटेक्स्ट में एनालिसिस भी पूछी। तो अगर आपको नंबर ज्यादा चाहिए तो लिखना पड़ेगा। तो बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि आपको सवाल पढ़ना है, आंसर लिखना है, तुरंत सवाल पढ़ना है, आंसर लिखना है और सोचते रहना है। बेसिक दिक्कत ये है कि जब आपको पता नहीं है पूछ क्या रहा है और वो एनालिसिस पूछ रहा है, तो 5-7 मिनट का टाइम ऑन एवरेज आपको मिलेगा पर क्वेश्चन, और आप सोच नहीं पाएंगे उतनी जल्दी और आंसर गड़बड़ हो जाएगा। और अंत में जब आधा घंटा बचता है तो पैनिक बढ़ जाता है। तो बेसिकली आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे एक कहावत है ना कि द मोर यू स्वेट एंड प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो सिंपली ये आपको प्रैक्टिस करनी है। जितना आप अपने आप को अभी निचोड़ लेंगे उतना आपको एंड में फायदा करेगा। और सिमिलरली जैसे एथिक्स की बात है, तो एथिक्स का पेपर जीएस से और लंबा हो जाता है। जैसे सुबह आपको 9 से 12 पेपर देना है, फिर 2 से 5 देना है, 1-2 सुबह शाम। अंत में आप थक जाओगे इतना। उसके बाद वो पूछता है कि अब अब एथिक्स में क्वेश्चन आ रहे हैं ऐसे कि तब वो एथिकल डिलेमा दे रहा है कि आपको जॉब पे इंटरव्यू है और आपके सामने एक्सीडेंट हो गया, अब आप जाओगे कि नहीं जाओगे, जॉब पे जाओगे कि उसको बचाओगे। अब ये एथिकल डिलेमा दे रहा है तब जब आप थके हुए 3 दिन के। अब वहां पे आप फेक नहीं कर पाओगे उतना, एग्जॉस्टेड हो, नींद नहीं पूरी हो रही है, क्योंकि प्रेशर इतना रहता है उस समय पे। तो उसके बाद आपको ये लिखना है तो आदमी का सच निकल आता है ना। वो इस तरह डिजाइन किया इन लोगों ने, बहुत अच्छा डिजाइन है। तो मतलब मैं कोई उसको टेस्टिफाई करने वाला नहीं हूँ कि मैं सर्टिफिकेट दे रहा हूँ, पर वो है ऐसा कि आपको अंदर से निकाल लेगा आत्मा कि क्या है सच्चाई। तो मेंस मोर ऑफ लाइक दिस। और आते हैं इंटरव्यू पे। ये मैं ऊपर ऊपर से सरसरा बता दे रहा हूँ, डिटेल में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, या जैसा आप लोग कहें सर। ठीक ठीक ठीक। इंटरव्यू इज मोर ऑफ ओपिनियन। जैसे आपका, जैसे उस समय ज्ञानवापी मॉस्क का जब मेरा इंटरव्यू हो रहा था, तो ज्ञानवापी मॉस्क बहुत न्यूज में था, सर्वे हो रहा है, ये हो रहा है। फिर एक चीज और वहां पे बहुत न्यूज में थी कि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ा हुआ है, इन्फ्लेशन है, रूस यूक्रेन वॉर चल रही थी। तो ये सारे बर्निंग टॉपिक्स हैं। तो इस पे आपका एक बैलेंस ओपिनियन होना चाहिए। अब आप ज्ञानवापी मॉस्क में किसी भी एक साइड की आउटराइटली साइड नहीं ले सकते। आपने लिया तो वो साइड ले लेंगे कि इसको नहीं सिलेक्ट करना है ना। तो इसी तरीके से पुतिन और यूक्रेन में आपको चूज नहीं करना है कि आप को एक सपोर्ट कर रहे हैं आप कि नहीं ये गलत है ये सही है, या आप बाइनरी नहीं क्रिएट कर सकते इंटरव्यू में। पर जो ऐसे सोशल लेवल्स हैं जो गलत ही हैं उनके लिए क्रिएट कर सकते हैं। जैसे रेप है, तो रेप पे आपको बैलेंस ओपिनियन नहीं देना है कि हाँ जिसका मन हो करे जिसका मन हो ना करे, ये कतई नहीं करना है, जो कि सही भी है। तो इसमें आपको जो गलत है उसको गलत कॉल करना है, पर जिस चीज में बैलेंस चाहिए उसमें बैलेंस ही बनाना है। अगर आपने उसमें बाइनरी क्रिएट कर दिया तो गए आप। तो इंटरव्यू बेसिकली ये है। इंटरव्यू में जितने ज्यादा मॉक्स दे लें आप, मॉक्स और इंटरव्यू थोड़ा सा अलग चीज होती है। जनरली आपने कई कुछ लोगों ने टॉप ऑफ टॉक और भी सुनी होगी। तो सब लोग कहते हैं कि जैसा इंटरव्यू होता है वैसा मॉक्स नहीं हो रहते, थोड़ा वो ज्यादा ही कॉर्डियल रहते हैं। मेरे साथ एकदम उल्टा हुआ था। मॉक मेरे ज्यादा कॉर्डियल गए थे, इंटरव्यू उतना कॉर्डियल नहीं गया था। तो जब ऐसा हुआ कि मॉक मैंने टोटल 9 मॉक दिए थे, टोटल मैंने 9 मॉक्स दिए थे, जिसमें 3 थे 1-to-1 और 6 थे पैनल मॉक। तो मेरा 24 मई 2021 अभी इंटरव्यू था, और मैंने पहला मॉक दिया 13 मई को, जो कि गलती है। ठीक है, आप लोगों को और पहले देना है, जिससे कि आपको टाइम तो मिले ना इंप्रूव करने का। आपको वो कोई फीडबैक देंगे। अब 4-5 लोग जो लर्नर पर्सनालिटी बैठते हैं मॉक में, वो आपसे सवाल पूछेंगे, आधे घंटे इंटरेक्ट करेंगे, तो आपको फीडबैक देंगे, उसको इंप्रूव करिए आप, फिर दोबारा जाइए। इनफ टाइम लीजिए, मतलब उसमें आलस या कोई वैसा काम नहीं करना है कि भाई चलो चले जाएंगे, नहीं इनके यहाँ नहीं जाते उनके यहाँ जाएंगे। जितने ज्यादा होंगे अच्छा ही है, कोई नुकसान नहीं है उससे। बस उनका जो फीडबैक है वो आपको एनालाइज करना है खुद के लिए कि हाँ ये कितना जेन्युइन है। जैसे अगर वो फीडबैक दे रहे हैं कि भाई मान लेते हैं, सपोज कर रहे हैं जर्नलिस्टिक है कि भाई अच्छा है, आप मुस्कुरा ज्यादा रहे हैं या थोड़ा कम मुस्कुराइए, या बोल दें कि थोड़ा जोर से बोलिए, ऐसा तो चलिए थोड़ा ये पर्सनलाइज हो गया। पर अगर कोई जर्नलिस्टिक फीडबैक है, नहीं आप अच्छे से बात कर रहे हैं, कोई नहीं, उन्होंने कुछ पॉइंट आउट किया ही नहीं कमी या अच्छाई, तो वो गड़बड़ है। वो उसको फीडबैक नहीं लेना है, आपको एटलीस्ट ध्यान देना है उस पर कि ये क्या फीडबैक दे रहे हैं सामने से। वो तो देंगे, आपको चूज करना है आपको लेना है कि नहीं। ठीक है, तो ये मॉक में क्या हुआ, जो पहला मॉक था मेरा, सबसे ज्यादा नर्वसनेस मुझे उसी में हुई। उसके लिए मैंने सबसे ज्यादा पढ़ाई करी थी कि मॉक में ऐसा क्या पूछ रहे हैं। पर वैसा मॉक गया नहीं, इन द सेंस वो बेहतर गया, मेरी एक्सपेक्टेशन से अच्छा गया। मुझे बहुत नर्वसनेस थी कि
मैं जीएस भी सारा रिवाइज कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, पर वैसा हुआ नहीं। तो मॉक जितना देंगे आपको और क्लैरिटी आएगी कि फाइनल डे क्या होने वाला है। साथ ही साथ जो उन्होंने फीडबैक दिया ना, उसको अच्छे से संजोना है और उसको यूज करना है। जैसे एक बार एक जगह मैंने 1-to-1 दिया था, काफी लर्नेड पर्सनैलिटी है वो, वेरी हम्बल। तो उन्होंने एक जगह मुझे अब ये सोशियोलॉजी मेरा ऑप्शनल भी है, तो उन्होंने एक जगह फंसा लिया मोनोगैमी और पॉलीगैमी में। तो इन्होंने सर ने पूछा कि हिस्टोरिकली अगर हम एंशियंट टाइम से देखें तो पॉलीगैमी मोनोगैमी मतलब एक शादी, पॉलीगैमी कई शादी, ठीक है, सिंपल भाषा में यही है। तो उन्होंने क्वेश्चन ये था, मॉक का क्वेश्चन है ये, कि उन्होंने पूछा कि अगर हम एंशियंट टाइम स्केल को देखें तो मोनोगैमी बहुत कम टाइम से हम फॉलो कर रहे हैं, मुश्किल से 100-150 साल, इससे ज्यादा पुराना नहीं है। पर पॉलीगैमी हम एंशियंटली काफी समय से फॉलो कर रहे थे। तो कोई चीज जो इतनी पुरानी है, इतनी लगातार चली आ रही है, तो वो सही है या मोनोगैमी सही है? तो एनालिसिस थी अब इसमें। तो मैंने थोड़ा सोचा, उनको बताया कि सर मोनोगेमी इज मच बेटर, या बेटर जो भी बोला, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं अभी। तो उन्होंने फिर पूछा कि डू यू हैव एनी एम्पेरिकल डेटा टू सपोर्ट योर आर्गुमेंट। तो मैं सोचा, तो मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलना है कि इसको सपोर्ट हो जाएगा। पर बाद में मुझे समझ में आ गया कि हाँ, यहाँ पे क्या बोला जा सकता था। तो जब फीडबैक की बात आई तो मैंने उनसे पूछा कि सर आपने तो यहाँ पे फंसा लिया था, अब ऐसा मेन इंटरव्यू में हो जाएगा तो क्या होगा? तो व्हाट ही टोल्ड कि जस्ट बी हम्बल एंड से सर या मैम, जिन्होंने भी पूछा, यू हैव मेंशन्ड अ वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट and I will definitely once I go home I will definitely do research about it। तो अब इसमें क्या हुआ कि आपने बोला कि भाई आपने बहुत इंटरेस्टिंग पूछ लिया, तो उनको थोड़ा सा ईगो मसाज हो गया कि भाई मैंने गजब का सवाल पूछा, यही सामने से कह रहा है, ठीक है। और फिर आप कह दो कि आप रिसर्च भी करोगे इस पे जाके, तो हाँ भाई चलो अच्छी बात है, ये जेन्युइन बंदा है। पर ये बोलते हुए फेक नहीं लगना चाहिए, दिखना चाहिए कन्विक्शन से कि हाँ भाई आप दिल से बोल रहे हो, यार मुझे बुरा लग रहा है कि मुझे नहीं पता, आपने तो बहुत अच्छा पूछा था। अब इसका फायदा क्या हुआ कि मेंस इंटरव्यू में, मतलब फाइनल इंटरव्यू में सिमिलर सी चीज हुई। एक क्वेश्चन पूछा था इन्फ्लेशन पे। उन्होंने पूछा कि मैडम थी एक, मेरा 24 के बोर्ड में इंटरव्यू था, 4th to go, सुबह सुबह लगभग 11:47 पे मेरा इंटरव्यू शुरू हुआ था। तो मैडम थी, उन्होंने पूछा कि दुनिया भर में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है, लंदन के कोई गवर्नर का उन्होंने नाम लिया, तो कहा कि बहुत बढ़ रहा है। तो अभी जब उन्होंने कहा, गवर्नर ने कहा कि अभी इन्फ्लेशन वर्ल्ड इकोनॉमी में और बढ़ेगा, तो यहाँ के उससे इंडिया के पॉलिसी मेकर्स और भी ज्यादा खुश हो गए। तो ऐसा क्यों? सवाल ये था। तो मैंने सोचा कि, मतलब सोचा क्या, जो मेरे उस समय दिमाग में आया कि जो भी मैंने आंसर दिए उन्होंने काउंटर किया। मैंने कहा कि अभी ये हो सकता है कि हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट और कम्पिटिटिव हो जाए, हमारे प्रोडक्ट सस्ते हो जाएं, तो ऐसे बताया। तो उन्होंने कहा कि जब हमारे सस्ते, जब सबके महंगे होंगे तो हमारे भी महंगे हो जाएंगे, हमारे क्यों सस्ते रहेंगे? फिर मैंने कहा कि ये सब सर ने जितना पढ़ाई इकोनॉमी सब वहाँ मैं अप्लाई कर रहा था, वो वहाँ बैठ के तो उन्होंने सामने से कहा कि सबके हो जाएंगे महंगे तो हमारे क्यों नहीं होंगे? तो मैंने कहा कि मैं जो समझ में आया कि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में ऐसा हुआ था कि हमारी इकोनॉमी उतनी अच्छी से वेल नेटेड नहीं है वर्ल्ड इकोनॉमी से, तो दुनिया भर में रिसेशन था, हमारे यहाँ उतना नहीं था। और दूसरा, हमारी इकोनॉमी कंजम्पशन लेट ज्यादा है, तो हम उतना शायद इफेक्ट ना हो। तो फिर उन्होंने काउंटर किया कि अगर हम अच्छे से वेल नेटेड नहीं है और अगर हम इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी से इतने सेक्लूडेड हैं, तो इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है? हमें तो दुखी होना चाहिए ना कि हम लीग से हटी के चल रहे हैं। तो अब बेसिक रूल ऑफ इंटरव्यू इज नेवर गो इनटू आर्ग्यूमेंट मोड विद द बोर्ड। उनसे कभी आर्ग्यू नहीं करना है। ये 3 सवाल के बाद मुझे लगने लगा कि ये आर्ग्यूमेंट जा सकता है। अब मैं कुछ और बोलूं फिर वो काउंटर करें, पहले 3 बार वो कर चुकी हैं, वो आफ्टर ऑल लर्नेड हैं, कुछ तो पोस्ट होल्ड करती हैं, है ना? तो और आप कुछ भी नहीं हो, आप वहां पे बैठे कोई क्या हो, आप तो सीख कर रहे हो कि भाई नंबर दे दो। तो मैंने उनसे कहा कि सेम लॉजिक मैंने अप्लाई किया, मैम यू हैव मेंशन्ड अ वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट, वंस आई गो होम आई विल डेफिनेटली डू रिसर्च अबाउट इट। तो इसके बाद वो मुस्कुराई, कहती हैं नाउ आई विल नॉट ग्रिल यू मोर ऑन दिस। टॉपिक चेंज, आगे हम दूसरे टॉपिक पे डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज करके था। तो ऐसा हो गया। बाद में फिर मैंने सर से डिस्कस किया, तो सर ने मुझे समझाया कि वहां पे क्या बोलना था। वो उससे मतलब 10-15-20% ही थोड़ा सा सुपर इम्पोज कर रहा था, पर
वो वहां पे वो हैंडल हो गया, ठीक है। सिमिलरली इंटरव्यू में ऐसा ही हुआ कि मेरी हॉबी, उसमें एक डैफ भरना रहता है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। आप जब प्रीलिम्स पास करोगे तो मेंस के लिए एक डैफ भरना है, उसमें आपको कुछ डिटेल्स मांगते हैं। फिर इंटर मेंस जब पास करोगे तो एक और डैफ भरना रहता है, उसमें पूछते हैं आपकी हॉबीज क्या है, पोजीशन ऑफ लीडरशिप आपने होल्ड करी कभी कहीं नहीं करी, या जो भी एनसीसी लिया या स्पोर्ट्स खेले, कुछ स्कॉलरशिप मिली, कुछ ये सब लिखा रहता है। तो जब आपका इंटरव्यू होगा ना, तो वो फॉर्म उनके पास रहता है सामने, तो उनको पता है आपकी हॉबीज क्या है, उनको पता है आपने कहाँ से ग्रेजुएशन किया, सॉरी कहाँ से स्कूल पास किया, कहाँ से क्या किया, सब उनको पता है। तो सिमिलरली मेरी हॉबी थी ड्रामेटिक्स एंड मीम मेकिंग। मीम्स तो आप सबको पता ही होगा ना। हाँ, तो मीम मेकिंग एंड ड्रामेटिक्स, तो मीम से मेरे मॉक्स में सवाल आए थे, उसमें नहीं आए फाइनल में, ड्रामेटिक्स पे आए। सर बैठे थे, उन्होंने जनरली मैं ग्रेजुएशन में था तो एक ड्रामेटिक सोसाइटी से एसोसिएटेड था, और उसी में हम लोग ड्रामा लिखते थे, नुक्कड़ नाटक, स्टेज प्ले, माइम, मोनो एक्ट, स्टैंड अप कॉमेडी, सब कुछ करते थे। मतलब बीटेक कम करते थे, वो ज्यादा करते थे ऐसा। तो वो था, इसलिए ड्रामेटिक्स लिखा था। तो उन्होंने, सर ने पूछा, क्योंकि उन्होंने कोई यूरोपियन ड्रामा का यूरोपियन ड्रामा का नाम लिया और कहा कि इसके बारे में पता है, इसके बारे में कुछ भी पता है। तो बेसिकली उन्होंने, जब मैं पहुंचा इंटरव्यू बोर्ड में, तो चेयरमैन सर ने पहले यही कहा कि वेलकम चेतन, सिट डाउन एंड रिलैक्स, एंड वी आर गुड पीपल, वी आर नॉट, दिस इज नॉट अ पुलिस इंटरोगेशन, एंड बी ऑनेस्ट, इफ यू डू नॉट नो एनीथिंग जस्ट से दैट आई डोंट नो एंड एंजॉय द कन्वर्सेशन। तो बेसिक रूल यही है कि अगर आपको कोई फैक्चुअल चीज नहीं पता है तो आपको ब्लफ नहीं करना है, आपके नंबर कटेंगे अगर गलत हो गए, जो कि चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनके पास फोन भी है, वो गूगल कर लेते हैं। तो सिमिलरली, तो मैंने, उन्होंने यूरोपियन ड्रामा का कुछ पूछा, तो मैंने कहा कि सिंपल, वो एक कोड लाइन है, वो सिंपल कि सर, आई एम अनेबल टू रिकॉल दिस एट दिस मोमेंट, एंड वंस आई गो होम आई डेफिनेटली रीड अबाउट इट, या फिर बोल दो आई एम अनअवेयर ऑफ द फैक्ट, ठीक है, सिमिलर। तो ऐसे उन्होंने एक यूरोपियन ड्रामा पूछा, मैंने सेम बोल दिया, मुस्कुरा के बोलना है ना। उसके बाद उन्होंने फिर से एक यूरोपियन ड्रामा पूछा कि बार, पता है मुझे कोई आइडिया नहीं था उसके बारे में, फिर से मैंने वही बोल दिया। फिर उन्होंने एक पूछा शेक्सपियर के बारे में, शेक्सपियर के ड्रामा पढ़े हैं, तो मैंने कहा कि सर, आई डिड नॉट रीड एनी ड्रामा ऑफ शेक्सपियर, बट रादर आई read a story of him which was about Julius Caesar. So he said that you did not read drama, but it was a story. Sir, what I said कि sir, it was like a play only that I read in a school book. तो मैंने कहा ओके ओके। फिर उन्होंने पूछा कि लंदन के एक थिएटर में एक प्ले चल रहा है, माउस ट्रैप, बहुत सालों से, तो उसके बारे में कुछ पता है, उसको किसने लिखा है, मुझे कोई आइडिया नहीं था। अब चौथा सवाल है, जब मुझे लगातार बोलना पड़ रहा है कि मुझे नहीं पता है, ठीक है, तो माथे पे पसीना, इंटरव्यू सेकंड फ्लोर पे था, मेरा मोरल ग्राउंड फ्लोर पे था। मुझे लग रहा, अब मेरे यहाँ पे स्प्लिट पर्सनालिटी हो गई, सामने इंटरव्यू चल रहा है, पीछे चल रहा है, ये टर्म तो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी टैक्टिक्स वहां पे ये इंटरव्यू की प्रिपरेशन में है कि आप सीख जाओगे, करोगे, तो वो तभी आएगा जब मॉक्स होंगे, है ना, तो इसलिए मॉक्स इंपॉर्टेंट है। उस पॉइंट पे मैंने उनको फिर बता दिया, वो कुछ क्वेश्चन एंटिसिपेट करने जा रहे थे, पूछने जा रहे थे, मुझे एंटिसिपेट कर लिया कि वो कुछ बोलने जा रहा है। तो मैंने सोचा अब या तो ये मुझे जज ही कर लेंगे कि भाई इसको तो ड्रामा आता नहीं है, ये ऐसे लिख दिया इसने, या तो मैं कुछ बोल दूं अपनी सफाई में। तो मैंने बोल दिया कि सर, जब मैं कॉलेज में था तो मैं ड्रामेटिक सोसाइटी से एसोसिएटेड था, वहां पे हम लोग ड्रामा लिखते थे और वो करते थे, उसी का सारा था। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसे बोले हो। फिर उन्होंने पूछा कि चलो, जो ड्रामा लिखा है आपने कभी, उसके बारे में बताओ। फिर उसके बारे में बताया, फिर एनएसडी पे आ गए, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो इस तरह के मोड ऑफ इंटरव्यू ये ऐसा है। और अ, अभी एक और क्वेश्चन आप कहें तो मैं शेयर करूं, इंटरव्यू का ही है। तो अब जब ये मैंने बोल दिया ना, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा सुकून आया कि चलो ये, अब मुझे लग रहा था वहां पे इंटरव्यू में 120 नंबर पे चला गया, मुझे आए 168, ठीक है, इंटरव्यू में। तो इसके बाद हुआ क्या है कि यहाँ पे एक सर बैठे थे, मतलब 5 लोग रहते हैं, बीच में चेयरमैन, इधर दो फिर इधर, ठीक है। तो उन्होंने पूछा कि स्पेसिफिक क्वेश्चन था कि सो चैतन्य, लेट अस अज्यूम दैट यू आर इन Uti. It is a winter night, and there's and chilling weather. You are sitting in front of a bonfire, and everybody is sitting around it, and the wood is burning.
सो विल यू प्लीज टेल, अब यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा सा मेस्मराइजिंग सा बनाया कि भाई ऊटी में वो मजा आ रहा है। उन्होंने उसके बाद उन्होंने कहा कि विल यू प्लीज टेल व्हाट ऑल केमिकल रिएक्शंस आर हैपनिंग इन दैट बॉन्डफायर। ठीक है, तो अब मेरा तो कंप्यूटर साइंस का मैं बीटेक कंप्यूटर साइंस में है, केमिकल इंजीनियरिंग से मेरा कोई लेना देना ऐसा खास है नहीं, केमिस्ट्री मेरी वीक थी पहले इंटर में। तो उसके बाद ये सवाल आ गया, तो मैं उनको कुछ बताया जुगाड़ बना के कि कंबशन हो रहा है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, एनर्जी जो स्टोर्ड है, CO2 रिलीज हो रही है, और और क्या होता है, ऐसे ही बताया, मतलब जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगा के बना के आंसर बताया, ही वाज सेटिस्फाइड। उसके बाद मैंने बताया फिर उन्होंने पूछा इज इट एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, तो मैंने एक्सोथर्मिक हीट रिलीज हो रही है। तो इस तरह करके इंटरव्यू आपके हाथ में नहीं है बहुत, कि आप उसको मतलब पूरी तरीके से आपकी कमांड में रहेगा, लेकिन आप मॉड्यूलेट कर सकते हो। आप जो बोलोगे ना उससे अगला क्वेश्चन बनेगा। जैसे एक जगह उन्होंने डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज का क्वेश्चन पूछा मैम ने, वही उन्होंने क्वेश्चन पूछा था ना थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था, इन्फ्लेशन वाला। उसके बाद डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज पे आई थी, मैंने कुछ बताया गेस करके। जब आपको फैक्चुअली नहीं पता है तो आप अपने लिए शील्ड तैयार कर लो कि जैसे डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली मुझे नहीं पता था, तो आपको शील्ड तैयार करनी है कि मैम या सर जो भी है रिस्पेक्टिव, कि currently I am not able to recall it as a whole, but if you allow me I can make a guess। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको शील्ड आ गई। अब आप गेस करके थोड़ा गलत भी हो जाओगे तो लेवरेज है कि भाई चलो गेस ही तो कर रहा था ना, आप पहले से नहीं कह रहे हो कि नहीं मुझे पता है मैं आंसर दे रहा हूँ। तो उन्होंने फिर पूछा पूछा है क्वेश्चंस डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी के एग्जांपल्स, तो मैंने बताया ईमेल है, जैसे पहले चिट्ठी लिखते थे अब नहीं लिखते हैं, ऐसा कुछ। फिर बताया मोबाइल फोन है, पर ये थोड़े से वही बहुत टू द पॉइंट आंसर नहीं है, ये एग्जांपल थोड़े से गड़बड़ है। तो उसके बाद उन्होंने पूछा ईमेल्स, अब घूम गए। उन्होंने कहा कि ईमेल्स, मैडम ने पूछा कि मैंने ईमेल ले लिया था एग्जांपल में नाम, तो उन्होंने पूछा कि व्हाट ऑल ईमेल सर्विसेज डू यू यूज। अब ईमेल बोला था इसलिए ईमेल आया। तो जनरली मेरा अकाउंट है एक, मतलब एक हॉटमेल यू है और जीमेल पे भी है, जनरली जीमेल पे तो सभी का होता है। तो अब हॉटमेल मैंने डिलिबरेटली नहीं बोला कि उस पर सवाल बन जाएगा, तो जीमेल बोला कि मैम प्राइमरली आई यूज गूगल, दैट इज जीमेल। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं एक और है हॉटमेल। तो मैंने कहा ये चलो, फिर उन्होंने फिर उससे पूछा समीर भाटिया जी से रिलेटेड। तो इस तरह से इंटरव्यू जाता है। ओवरऑल इंटरव्यू बेसिकली यहाँ पे एक सर बैठे थे, वो एकदम पोकर फेस थे, उनके चेहरे पे कोई भाव भंगिमा नहीं थी। आप सारे एक्सप्रेशन हटा दीजिए तो जो चेहरा बचेगा उससे वो सवाल पूछ रहे थे। आप मुस्कुरा, जैसे आप से कोई बात करेगा सामान्यतः, तो आप बोलोगे मुस्कुराते हुए तो वो कर्टसी है कि वो मुस्कुरा देगा सामने से ना, थोड़ा सा मुस्कुराएगा, वो नहीं कर रहे थे, वो बिल्कुल भी रेप्लिकेट नहीं कर रहे थे। तो बाद में मुझे लोगों ने बताया शायद वो साइकोलॉजिस्ट हो। ठीक है, और जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि आप लखनऊ से हो, लखनऊ में आप चारबाग पे उतरो तो स्टेशन के बाहर लिखा रहता है कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में, तो ऐसा क्या है लखनऊ में कि हम मुस्कुराए। सिमिलरली ऐसे उन्होंने पूछा गुस्से में कि ऐसा क्या है लखनऊ में कि मुस्कुराए। तो इस तरीके से आपको वो दबाव बनाएंगे, डिसइंटरेस्टेड से लगेंगे। अब बेसिक कर्टसी है कि आप चेयरमैन से बात किसी से भी कर रहे हो तो आप सबको एड्रेस करो एक बार, एक ही से थोड़ी बात कर रहे हो, सभी तो इंटरेक्शन में। तो मैंने इधर से चेयरमैन की ओर देखा तो वो फोन चला रहे थे, तो मोरल डाउन। फिर इधर मैडम की ओर देखा, वो भी फोन चला रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इन्हीं की ओर देखते हैं, ये एटलीस्ट देखते रहे। तो सिमिलरली फिर चेयरमैन सर 1.5 मिनट को उठ के चले गए कमरे से बाहर। तो ये सब चीजें बहुत अफेक्ट करती हैं, मुझे लगता है वो सब मिलकर एक्टिंग करते हैं कि आपको आपका ट्रू इनर सेल्फ निकल के आए, कि आप घबरा ना जाओ, आप दबाव में कैसा काम करोगे, है ना, प्रेशर आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, आप रेडिकल तो नहीं हुए जा रहे हो, ये सब चीजें। तो ये इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए। और बेसिकली दो लाइन मैं बताऊंगा जो मुझे हेल्प करी ऑल थ्रू आउट चलते जाने में, तो धीरे धीरे मैंने सीखा उसको। एक तो यह है, इंप्लीमेंट द बेस्ट प्लान एट हैंड। जैसे आज तारीख, अभी सपोज जून चल रहा है, हाँ जून है, जून चल रहा है, आप मान लो कि दिसंबर आ गया, ठीक है, आपको 2023 का अटेम्प्ट लिखना है, आपने उतनी अच्छी तैयारी नहीं कर रखी है, तो अफसोस नहीं करना है। जिस पल ये ख्याल आ गया, उसके माने 2 बजे दोपहर में आया, तो 2 बज के 1 मिनट से अफसोस नहीं करना है कि यार इतना समय बर्बाद हो गया, होता है अफसोस, पर उसको पीछे छोड़ना है। इंप्लीमेंट द बेस्ट प्लान एट हैंड,
अभी से हम क्या बेहतर कर सकते हैं, जो दिन है उसको हम कितना अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, है ना। वो आपको एक, जैसे कई बार ऐसा होता था कि मैं लेट के फेसबुक स्क्रॉल कर रहा हूँ, मुझे अचानक से फ्लैश हुआ कि यार एग्जाम आ रहा है, तुरंत। अब जब फ्लैश हुआ ना, तो जैसे वो भगवान की आवाज आती है जब आप कुछ गलत कर रहे हो। दो चीजें हैं, या तो क्या करना चाहिए और क्या करने का मन कर रहा है। तो मोबाइल चलाना, सोशल मीडिया, यूट्यूब या घूमना फिरना सभी को अच्छा लगता है, वो करने का मन करता है, पर पढ़ाई करना चाहिए। तो ये फर्क है ना। तो जब भी आपको दिक्कत हो तो आप चूज करिए ऐसे कि आपको क्या करना चाहिए और आपका क्या करने का मन कर रहा है। और जब कंट्राडिक्शन ज्यादा हो तो उसके साथ जाएं जो करना चाहिए, बजाय इसके कि जो करने का मन कर रहा है। ऐसा भी नहीं कि दसियों कई समय से कहीं कुछ की तब मजे नहीं मारे हैं या घूमे फिरे नहीं है तो भी क्या करना चाहिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो रिजुविनेट भी करता है, दोस्तों से मिलना, अपनी हॉबी को फॉलो करना, ये जो भी आपकी पसंदीदा चीज हो। दूसरी लाइन है कंट्रोल द कंट्रोलेबल। जैसे एग्जाम आ रहा है, पेपर कठिन है कि नहीं है, हमारा सिलेबस कितना हुआ है कि नहीं हुआ है, कैसा पूछ लेंगे, करंट अफेयर में ये छूट गया है, वो छूट गया है, कुछ भी चीजें, वो अपने हाथ में, जितना चीजें आपके हाथ में है ना, आपके हाथ में क्या है, पढ़ना। आपके हाथ में वहां पे सर्किल गलत ना भर देना ओएमआर में, इस बार मैंने गलत भर दिया, ठीक है। तो इस तरह गलतियां हो जाती हैं, उसको मिनिमाइज करना, गलतियां तो होंगी, सबसे होंगी, पर मिनिमाइज करना पड़ेगा, है ना। तो वो आएगा प्रैक्टिस से। दो लाइन मैं हमेशा बांध के चलता था, इंप्लीमेंट द बेस्ट प्लान एट हैंड, कि अभी से आप आगे क्या बेहतर कर सकते हो, जो गया तो गया। जैसे जब से वर्कशॉप शुरू हुई है, तो आज की तारीख का 12 बजे अब दोबारा जिंदगी में कभी नहीं आएगा, ये दिन जा रहा है। अब अगले दिन अगली तारीख आ गई, हम रोज रोज निकट बढ़ रहे हैं, सब अपने अपने अंत के, है ना। मतलब थोड़ा सा फिलोसफिकल हो गया। तो इस तरीके से आप सोचेंगे तो आपको इजी होगी डिसाइड करने में कि क्या करना चाहिए। सिमिलरली कंट्रोल द कंट्रोलेबल। एग्जाम में पढ़ना आपके हाथ में, पेपर कैसा आएगा, दुनिया में क्या हो। मैं कई बार सोचता था यार, इस बार मेंस दे रहे हैं, इसी बार इतना कुछ होना था, सवाल बन जाएंगे इतने, है ना। इसी बार यू पुतिन ने फेब में वॉर क्यों कर दिया, इंटरव्यू के बाद करता तो बाद में, ऐसे मैं सोचता था। पर वो गलत है, वो माइंड एक्सक्यूज ढूंढ रहा है, पर वो गलत है। वो तो भाई आपको एक, अब वो आप थोड़ी रोक लोगे ना कि पुतिन को कह दो कि भाई मत करो यार, इंटरव्यू है मेरा। तो सिमिलरली ऐसा आपको सोचना है, जो कंट्रोल कर सके उसको आप कंट्रोल करें। और जैसे जो क्लास, जैसे अगर आप सर से पढ़ेंगे तो मैंने हमेशा से सोशियोलॉजी के जो क्लास टेस्ट हुए हैं, मैंने उसको हमेशा ऐसे पेपर दिया है कि वो फाइनल एग्जाम है। उसमें मैं कोताही नहीं करता था कि भाई चलो छोड़ देते हैं, नहीं करेंगे, नहीं बन पा रहा है, 10 मिनट बचा है, 20-50 मार्क्स का बचा है और 10 मिनट बचा है, तो अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे, चलो कोई नहीं, मॉक तो है। ऐसा नहीं करना है, आप उसको सीरियसली दीजिए। जब तक आप अपने आप को पुश नहीं करोगे ना, लिमिट नहीं है दिमाग की पुश करने की, जब तक पुश नहीं करोगे तो वो पुश नहीं होगा। जैसे इंटरव्यू में कई अखबार पढ़ने पड़ता है, मैं इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू और एक लाइव मिनट होता है, 3 पढ़ता था। तो जब पहले पहले दिन पढ़ा ना, तो सब खत्म करने में लगे 3.5-4 घंटा। अब 3.5-4 घंटा सिर्फ अखबार आप नहीं दे सकते, इतना टाइम नहीं है वहां पे। तो फिर जब पुश किया, धीरे एफिशिएंसी बढ़ी, तो धीरे धीरे वो 3.5 घंटा जो है ना, वो घट के आ गया। लास्ट डे जब इंटरव्यू था उसके 1-2 दिन पहले पढ़ना मैंने कम कर दिया था, पर सरसरा देख लेते थे। वो 3 अखबार खत्म हो रहे थे, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू और लाइव मिनट, लगभग 1.25-2 घंटे में। तो ये माइंड अपने आप एग्जैजरेट कर दिया ना, जितना आप पुश करोगे वो फैल जाएगा, उसको बस चाहिए कि आपको उसको एक्सरसाइज कराए। तो मॉक्स आप ईमानदारी से दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे जीएस एक बार, मैं बैच सुबह वाला था, 12 से 2 वाला, तो उस दिन 2 पेपर थे, मैं उस बैच में इनरोल नहीं था। तो मैंने सुबह वाला, उस दिन दोनों, सुबह में शाम में दोनों टाइम पेपर था, तो मैंने सुबह पेपर दिया, शायद 11 से 2 था। फिर शाम को पेपर दिया, या टाइमिंग मुझे गलत पता होगी, पर सुबह पेपर दिया सोशियोलॉजी, शाम को पेपर दिया, फिर शाम को यहाँ जावेद सर की जीएस क्लास अटेंड करी, फिर मैं गया घर। तो और इसमें जो मेरे जो बाद वाला पेपर था ना, उसमें मेरे 129 नंबर आए थे यहाँ की क्लास टेस्ट में, अभी भी याद है। तो जब आप ऐसे पुश करोगे, सारे एक्सपेरिमेंट आपको इसी फेज में तो करना है ना, मॉक्स में करना है आपको, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं इस बारे में। तो उसको आप ईमानदारी से दीजिए, अपने से ईमानदार रहिए, धोखा खुद को मत दीजिए। अगर आप ने बन बनाए घूमेंगे तो खूब घूमिए, पर जब पढ़िए तो पढ़िए। मतलब ऐसा ना करिए कि शरीर से यहाँ है, मस्तिष्क कहीं और है। तो ये सब चीजें हेल्प करेंगी। और ओवरऑल तो यही सब कुछ है। और अगर आप कहेंगे, अगर आपको जरूरत होगी तो मैं बता दूंगा कि प्रीलिम्स कैसे अप्रोच कर रहा मैंने, या एक चीज कहिए तो सर बता।
प्रीलिम्स में क्या था कि पहले बार में मैं सीखा नहीं था कि पेपर अप्रोच कैसे करना है, गए हैप्पैज़ार्ड वे से अटेम्प्ट किया, चले आए, ठीक है। जब दोबारा किसी टॉपर टॉक सुनी थी, उन्हीं से सीखा, तो व्हाट आई यूज्ड टू डू कि मैं, लोग आमतौर पे ऐसा चलन है कि एक पेन लेके जाते हैं काला, उसी से भर दिया, उसी से कर दिया, है ना, मतलब भर इन द सेंस आंसर्स कर दिए और गोले भी भर दिए। मेरे साथ दूसरा है कि मैं 2-3 तरह के पेन लेके जाता था। जनरली एक एक ग्रीन रहता था, एक ब्लू रहता था और एक ब्लैक रहता था, ठीक है। ठीक, तो पहला इटरेशन पेपर मिला, बिल्कुल भी डिमोरलाइज नहीं होना है। पहले 5 सवाल आते हैं, नहीं आते हैं, कहीं तो आते ही होंगे आगे चल के। 100 सवाल में बहुत टाइम रहता है, तो पहले इटरेशन में आपको बढ़ते जाना है। पहले सवाल में ग्रीन पेन से मैं अटेम्प्ट करता था कि जो एग्जैक्ट सवाल पता है, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्रिन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में है या सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, ये तो फैक्चुअल बात है ना, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर इससे सवाल आया है तो ये आपको एग्जैक्टली पता होगा, या तो आता है या नहीं आता है। तो ऐसे सवाल मैं हल कर लेता था पहले इटरेशन में। साथ ही साथ जिनमें 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो सकते थे या जिनमें एक ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता था, उनके आगे उन 2 जो एलिमिनेट हो गए, उनको, जैसे ए बी सी डी है, यहाँ ऑप्शन लिखा है, तो उनको ऐसे क्रॉस कर देता था, उन पे गोद दिया। अब वो मेरी नजर में नहीं आएंगे, वो गए। अब मुझे चुनना है बी और डी में ही कुछ, ठीक है, अगर ए और सी कैंसिल आउट हो गया तो ऐसे ही अगर एक ऑप्शन है तो सिमिलर एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, एक डिसीजन हो गया। अब ग्रीन पेन में रख देता था, उसको मार्क कर लेता था ओएमआर में, ठीक है। अब उससे क्या होता था, जनरली जो लास्ट ईयर प्रीलिम्स है और इस बार मतलब जो मेरा क्लियर हुआ और उसके पहले भी, पहले इटरेशन में कभी 27-28 सवाल से ज्यादा मैंने किए ही नहीं, क्योंकि उससे ज्यादा आते ही नहीं, ठीक है। उसके बाद आता है काम वही जो 2 एलिमिनेट किए हैं, जिसमें एक एलिमिनेट किया है। अब दूसरे इटरेशन में सिर्फ अब मार्क कर लिया है ना, जैसे जिसमें 2 एलिमिनेट किया उसके बगल में 2 लिख भी लेते थे गोला बना के। अब दूसरे इटरेशन में सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को देखते थे जिसमें 2 लिखा है। अब हमको 100 नहीं पढ़ने हैं, अब वो खाली 10-15 सवाल पढ़ने हैं जिसमें 2 ऑप्शन एलिमिनेटेड है। फिर तीसरे इटरेशन में एक करते थे। अब आप अपने हिसाब से इसको मॉड्यूलेट कर सकते हो, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसा ही करना है, ये मेरे लिए काम किया, आपके लिए कुछ और कर सकता है। फिर अंत में फिर भी जोड़ लिया, तो अगर नहीं पहुंच रहा है थ्रेशोल्ड 55 मार्क्स, 55 अटेम्प्ट हो रहे हैं या 60 अटेम्प्ट हो रहे हैं, तो फिर आता है थोड़ा सा बोल्ड स्टेप कि भाई अब इसी 2 घंटे में सारे आंसर तो सामने है ना, उन्हीं 400 में कोई 100 बबल ऐसे हैं जिनमें 200 मार्क्स छिपे हैं, तो वो किसी तरीके से ढूंढ ढांड के करते थे, कोशिश करते थे। कई बार गलत भी होता था, और कुल मिला के किसी तरह थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गई, ठीक है। ये तरीका है। जैसे और बबल भरने में बहुत ध्यान रखना है। जैसे इस बार कितना ने प्रीलिम्स दिया था, किसी ने दिया था? अच्छा अच्छा, इस बार एक क्वेश्चन था वेब 3.0 पे, तो उस क्वेश्चन को बाद मतलब एनालाइज कर रहा था, तो जब मार्क करने की बात हुई, तो जो उसका ऑप्शन ए था, वो मेरे दिमाग ने डिड्यूस कर लिया कि हाँ ये ऑप्शन सही है। पर जब मैंने उसको टिक किया पेपर में, तो वो ऐसा था कि मैंने टिक किया है बी एंड सी, सिर्फ 2 एंड 3। जो दिमाग ने किया है, फाइनल आंसर पहुंचा है, वो टिक नहीं हो पाया। तो ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं, जो सिली मिस्टेक बोलते हैं ना एग्जाम में, वो यही है। तो इसको अवॉइड करना है, ये कम होगा ये प्रैक्टिस से, ठीक है। और तो कुछ भी ऐसा नहीं है मेरे पास। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हो, कोई बात हो, तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं, तो बिल्कुल बताऊंगा सर। क्वेश्चंस जी, हाँ, वन बाय वन कोई एक एक जी को आप पूछ रहे हैं, हाँ, सोर्सेज, ठीक ठीक। एथिक्स एथिक्स में क्या है कि धे में ही जब मेंस का रिजल्ट आ गया था, तो एक क्रैश कोर्स चला था। यहाँ पे मैंने जय सर की क्लासेस सारी अटेंड करी हैं, उनके नोट्स थे मेरे पास। और साथ ही साथ जब क्रैश कोर्स चला था एक डे में, ऑनलाइन कोर्स था वो, उसमें एक भारद्वाज सर है, उन्होंने पढ़ाया था, तो विवेक भारद्वाज सर है, तो उनके कोर्स से बहुत सहायता मिली।
उन्होंने हैंडआउट्स दिए थे, हैंडआउट्स इन द सेंस सॉफ्ट कॉपी थी, उसी को प्रिंट कर लिया था, उसको नंबर ऑफ टाइम रिवाइज कर लें और उसको कंठस्थ कर लें। काफ़ी वो सिलेबस काफ़ी हद तक कंप्लीट था और बेसिक चीज़ें जैसे सर बहुत सारे अच्छे सोर्सेज बताते हैं, जैसे मतलब वो वही बता पाएंगे, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। एक बुकलेट बताते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उससे काफ़ी चीज़ें, एआरसी सेकंड एआरसी में काफ़ी चीज़ें हैं एथिक्स से जो कंसाइड करती हैं एकदम। और एथिक्स के स्पेसिफिक जैसे कोट्स पूछते हैं वो लोग, कोट्स एक क्वेश्चन आता है जिसमें 3 कोट्स होते हैं, आपको इलैबोरेट करना है रहता है कि व्हाट दीज कोट्स मेंट फॉर यू, व्हाट दीज कोट्स आर हैव अ मीनिंग फॉर यू, या व्हाट दीज कोट्स मीन फॉर यू, ऐसे करके। तो उसमें अगर आपने पढ़ा हुआ है, वो ये नहीं बताते किसने लिखा है, बता दें वेल एंड गुड, पर जनरली नहीं बताते। पर अगर वो आप जितना ज्यादा पढ़े रहेंगे, तो पढ़ाए तो आप उससे डिड्यूस कर लेंगे कि क्या हो सकता है, क्या रिलेवेंस रहा है होगा, किस पर्सनैलिटी ने लिखा है। पर अगर आपने पढ़ा ही नहीं है तो वहां पे आपको वेग खेलना है। तो इसके लिए आपको कोट्स पढ़ लें थोड़े से, या जो पूछे रहे हैं पुराने जमाने में उनको एनालाइज कर लें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे मेंस हो चाहे प्रीलिम्स हो, ठीक है। और एथिक्स के लिए जो केस स्टडी है ना, उसको जनरली लैंग्वेज फॉर्म में, जैसे क्वेश्चन आता है कि ये ऐसा 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 है और आप क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, और क्यों करेंगे, ऐसा क्वेश्चन है, व्हाट स्टेप विल यू टेक एंड व्हाई, ये क्वेश्चन होता है। तो जनरली बताया जाता है कि एक आप फॉर में लिख दीजिए, एक अगेंस्ट में लिख दीजिए, और एक बैलेंस लिख दीजिए, और अंत में बता दीजिए कि हम इसी को करेंगे, तीसरे वाला। तो जब आप फॉर में लिख रहे हैं तो लैंग्वेज नहीं बनानी है आपको, मतलब जैसे जैसे ये है, ये बीच में लाइन खींचिए, उस स्टेप की यहाँ पे लिखिए मेरिट, यहाँ लिखिए डिमेरिट, दोनों की मेरिट डिमेरिट लिखिए और नीचे लिख दीजिए इसमें ऐसा ऐसा गड़बड़ है, ये इतना एथिकली रॉन्ग है, इसलिए इसको मैं नहीं करूंगा, ठीक है। और और जैसे सिमिलरली दूसरा स्टेप हो गया, और जब हुआ कि जो स्टेप लेना है तो उसमें आपने चूज कर लिया कि इसको मैं करूंगा सेम मेरिट डिमेरिट करके। एथिक्स में ये है। और दूसरा आंसर, एथिक्स में स्पीड बहुत मेंटेन करनी पड़ेगी क्योंकि सिलेबस बड़ा है, ठीक है। आते हैं सोशियोलॉजी में। सोशियोलॉजी के लिए सर के जैसे एक किताब है नितिन सांगवान, एक है बीके नागला, इंडियन सोशियोलॉजिकल थॉट, बीके नागला और नितिन सांगवान। तो जो मेरा प्राइमरी सोर्स जो था वो सर के नोट्स थे शुरू से अंत तक। मतलब बेसिकली सांगवान भी मैंने उतनी नहीं पढ़ी है, ना तो बीके नागला पढ़ी है, थोड़ी थोड़ी रिफर करी। जब मेंस हो गया था, सॉरी जब प्रीलिम्स हुआ था, तो सर से समझ नहीं आए थे कि क्या कैसे पढ़ें, कम टाइम में कैसे कवर करें। तो सर ने बताया था, तो वो सेक्शंस पढ़ लिए थे सांगवान के और नितिन सांगवान किताब के और बीके नागला के, पर पूरी कॉम्प्रिहेंसिवली नहीं कवर की थी। इसके अलावा जो टॉपर्स हैं, आपको टॉपर्स की आंसर कॉपी मिल जाएगी ऑनलाइन, उनकी सोशियोलॉजी भी मिल जाएगी, या जिसका जो रेस्पेक्टिव ऑप्शनल सब्जेक्ट है, प्लस जीएस की भी मिल जाएगी। आप उसको पढ़ें, उससे एनालाइज करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि हाँ कैसे अप्रोच करते हैं। अब टॉपर से ऐसा मतलब नहीं है कि किसी भी टॉपर की जिसके मार्क्स अच्छे आए, है ना। जैसे ऐसे में किसी मैंने एथिक्स में, सॉरी एथिक्स में मैंने जिसकी कॉपी से काफी कुछ सीखा, उनके 160 थे खाली एथिक्स में। तो इस तरह आपको फायदा होगा। उसके अलावा सर से आप संपर्क में रहेंगे, सर आपको बताते रहेंगे। और जो जैसे आप आंसर लिख दिया आपने, कोई टेस्ट कॉपी दी है, टेस्ट कॉपी मॉक लिखा गया, लिखेंगे तो टेस्ट चेक भी होगा, मार्क्स मिलेंगे, तो उसको एनालाइज करें, फीडबैक एनालाइज करें, कहाँ कमी रह गई, क्या डायमेंशन में और ऐड कर सकता था, वहां पे फंक्शनिंग दिमाग की कैसे हुई जो यहाँ नहीं सोच पाया मैं। जैसे मानिए कोई चीज में आपने कोई 2-3 डायमेंशन कवर किया और एक छूट गया, तो बाद में वो उसको दिमाग में रखिए, ठीक है, ये ऐसे कर सकते हैं। हाँ, आपकी हिंदी इंग्लिश कैसी है? तो 300 नंबर का पेपर होता है, 80 चाहिए रहते हैं, कोई कठिनाई नहीं होगी आमतौर पे। मैंने एक भी पेपर नहीं दिया था पहले, सीधे वहीं दिया था। पर ऑन द टू बी ऑन द सेफर साइड, आप पहले एक पेपर अटेम्प्ट कर लीजिए, ठीक है। घर में बैठ के एक इंग्लिश का एक हिंदी का अटेम्प्ट कर लीजिए और उसको चेक कर लीजिए, ऐसे किसी गुरुजन से चेक करवा लीजिए। तो आपके मार्क्स अगर 80 से ठीक ठाक ऊपर जा रहे हैं तो चिंता करने की कोई बात नहीं है ना। और उसमें कुछ चीजें आती हैं, मुहावरे, लोकोक्ति, कुछ चीजें हैं बेसिकली वो रिपीट होती हैं, वो आप पढ़ लीजिए, वो रट लेंगे। बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो यार, ठीक है। यू वेलकम। एक से फिर से बोलिए।
ये जो इसमें सर भी इसमें बता सकते हैं कि इसको सर मतलब बेहतर ही बता सकते हैं मुझसे, पर मुझे जो लगता है वो ये है कि ये टाइम के साथ आप सीखेंगे। जब आप करने लगेंगे ना, जैसे गलती उसी से होगी जो कुछ करेगा, जो करेगा नहीं उससे गलती कैसे हो रही है। कल कल हम लोग मामा जी के यहाँ थे, तो मामा जी ने ये बात समझाई, ये लाइन में वहीं से बोल रहा हूँ। उन्होंने बताया था कि गलती उसी से होगी जो कुछ करेगा, जो खाली बैठा उससे क्या होगा। तो सिमिलरली जब आप जैसे हिंदू पढ़ोगे, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ोगे, तब आपको समझ में आने लगेगा कि क्या खबर कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है। तो जब एक दो बार आप पॉलिटिकल न्यूज पे टाइम वेस्ट कर दोगे, तब आपको लगेगा अगली बार से कि नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। सिमिलरली कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम के सिलेबस में है पर उतने इंपॉर्टेंट कि मार्क्स उससे उतना नहीं आता है, तो आप उस पर उतना टाइम नहीं दोगे। ठीक है। जैसे इंटरनल सिक्योरिटी है, सवाल आते हैं पर उसमें वृहद बहुत नहीं आता है कि 50 नंबर का आ जाएगा, 60 नंबर का आ जाएगा, आता वही 20 है, 15 है, ऐसा आता है। सिमिलरली अगर बात करें वर्ल्ड हिस्ट्री है, कम आता है। तो ऐसी चीजें, तो सोर्सेज आपको धीरे धीरे हिट एंड ट्राई करके आपको सीखने को मिलेगा। प्लस लेकिन शुरू में आप किसी भी XYZ सोर्स को ना पकड़ लें। जो स्टैंडर्ड चीजें हैं, जो मार्केट में स्टैब्लिश्ड हैं, स्टैब्लिश्ड इन द सेंस जिनको ज्यादातर लोग फॉलो कर रहे हैं। जनरली यूपीएससी कोई ट्रेंड फॉलो करती नहीं है। कोई भी मटेरियल जो ज्यादा हाई फाई हो जाता है वो खत्म हो जाता है कुछ दिन बाद, क्योंकि उस जो भी क्लेम करने लग रहा है कि हमारे से सब आ रहा है, वो मतलब उससे नहीं आ रहा है। ठीक है। तो सिमिलरली आपको उससे फायदा मिलेगा अगर आप, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। अब मतलब एक दिन में नहीं सीखेंगे, पर धीरे धीरे करेंगे, जेन्युइनली ईमानदारी से, तो जरूर सीख जाएंगे। ज्योग्राफी के लिए 6th to 12th सारी एनसीईआरटी पढ़ी, यहाँ पे संजय सर की क्लासेस अटेंड करी, उनके नोट्स में। एक और चीज, जो नोट्स में बनाए ना मेरे पास, वो नोट्स मैंने बहुत सुंदर बनाए। जैसे ये पेपर में 4 पेन में लिखता था ना, मेरे नोट्स भी 4-5 पेन में है। रंग उसमें हरा, लाल, पीला, नीला, पीला तो नहीं है, सॉरी, मतलब हरा, लाल, नीला, काला, चारों रंग यूज किए, जिससे कि जब क्लास में हो तो वो ताजा है। जब आप क्लास में बैठे सुन रहे हो, एक हफ्ते तक वो ताजा रहेगा। पर जब आप 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जैसे क्लास तो सर की मैंने अटेंड अटेंड करी होगी दिसंबर 2018 या उसके आसपास, तो सिलेक्शन अभी हुआ है। तो जब अभी जरूरत पड़ेगी तो नोट्स है ना आपके पास। अब क्लास नहीं है, जो वाइब्रेंसी है क्लास में वो नोट्स में नहीं रहेगी, तो फायदा नहीं होगा। तो नोट्स में हमेशा सुंदर बनाता था कि कल को बाद में पढ़ने को उसमें हिचकिचाहट ना रहे। गोजागाजी कर देंगे तो मन ही नहीं करेगा ना पढ़ने का। तो सुंदर नोट्स बनाइए, जिससे कि बाद में आपको वो फायदा करे। ज्योग्राफी के लिए हाँ एनसीईआरटी पढ़ी, सर के नोट्स पढ़े और उसको बार बार रेफर किया। ज्योग्राफी बहुत फैक्चुअल सब्जेक्ट है, उसमें या तो आता है अगर आपको कोल्ड करंट मालूम है तो मालूम है, नहीं मालूम है तो नहीं मालूम है, उसमें बीच में क्या लिख देंगे आप, है ना। सिमिलरली और जितनी भी चीजें हैं ज्योग्राफी में, एक दो लाइन आप खेल सकते हैं, बाकी कुछ नहीं है, सब फैक्चुअल है वो। या कंसेप्ट है, बहुत कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, साइंटिफिक सब्जेक्ट है वो। तो उससे आपका हो जाएगा। और इसमें भी मैं कहूंगा आप अगर आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से देखिए, एक कहावत है बीन्स के लिए, ज्योग्राफी का सवाल है मैप बनाओ। ठीक है। क्वेश्चन ज्योग्राफी का दिखा नहीं कि मैप बनाना ही है। अगर आप मैप में इंडिया ऐसे करके बना देंगे ना, तो ये भी मान्य है, इसमें दिक्कत नहीं है उनको, पेपर वालों को। जैसे लैंडस्लाइड का क्वेश्चन आया था, ये ज्यादा गड़बड़ बन गया, एक सेकेंड, अरे छोड़िए। हाँ, जब जैसे लैंडस्लाइड का आया था, तो यहाँ पे मैं लैंडस्लाइड के क्वेश्चन में, अब एग्जैक्टली नहीं पता मुझे लैंडस्लाइड का, सॉरी पता है पर उतने अच्छे से नहीं पोर्ट्रे कर रहा था वहां पे। तो यहाँ उत्तराखंड में कहाँ कहाँ लैंडस्लाइड होगी, जहाँ पहाड़ होंगे भाई, कॉमन सेंस। मैप नहीं पड़ी थी, मैपिंग नहीं पड़ी थी, लैंडस्लाइड प्रोन एरिया कौन से इंडिया में, तो ये यहाँ बना दिया। हिमाचल में बना दिया, हिमाचल में कंपेरेटिवली कम होती है, तो वहां पे डॉट 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 किया। जैसे मैप नहीं होता है कि नीचे स्केल बना देते हैं मैप का, ऐसे भी बना दीजिए लिस्ट, जैसे यहाँ पे बना रहता है ऐसे करके। और फिर यहाँ वेस्टर्न घाट दिखा दिया। तो लैंडस्लाइड का क्वेश्चन है, उसमें पॉइंट तो सभी लिखेंगे कि भाई लोकल गवर्नेंस को वो करें, क्या करें, स्ट्रॉन्ग करें, और साथ ही साथ कम्युनिटी कम्युनिटी हेल्प ले, हम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को ज्यादा ना फैलाएं, जो प्रोन एरियाज हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अच्छे से करें। ये पॉइंट्स तो सभी लिखने वाले हैं यार, पर आप मैप बना के क्या करोगे तो उस पर डिपेंड करता है ना। तो ये ऐसे किया। अब जैसे एक और सवाल था, वो इंटरनेशनल रिलेशंस का था, जो पेपर 2 में मेरे 111 नंबर है, उसके लिए ऐसा क्या हुआ कि मैंने पेपर से थोड़ी देर पहले पढ़ा था
शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया था बाई चांस और वो आ गया, वो लिख दिया। ऐसे ही एक दिन पहले पढ़ा था ऑकस, ऑकस भी आ गया। तो ऑकस में लिखने को तो सबके पास पॉइंट है, तो मैप बनाने में क्या है, यहाँ पे ऐसे करके ये अमेरिका बना दिया, ये साउथ अमेरिका बना दिया, ये ऐसे मतलब ये अफ्रीका, यहाँ इंडिया और ये ऐसे ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पे यूके है, ऑकस में क्या किया, ऐसे बना दिया ये ट्रायंगल, ये मैप था मेरा, ठीक है, मतलब ऐसे इतना खराब नहीं था। तो आपने थोड़ा सा डायनेमिसिटी ऐड कर दी आंसर में, ठीक है, क्योंकि वहां पे डिपेंड करता है आप पोर्ट्रे कैसे कर रहे हो। वो उन लोगों को कॉपी चेक करने के पैसे मिल रहे हैं इसलिए वो कॉपी चेक कर, उनको मतलब नहीं है आपने क्या लिखा है। तो आप जितना अच्छे से पोर्ट्रे कर दोगे, आपकी जिम्मेदारी है कि वो आपका आंसर पढ़े, ना कि उसकी जिम्मेदारी है कि वो पढ़े। तो आप जितना सुंदर लिख दोगे, जितना अच्छे से लिख दोगे, राइटिंग बहुत सुंदर बनाने को नहीं कह रहा हूँ, पोर्ट्रे करने को कह रहा हूँ। जैसे मेरिट लिखने के, एक लिखा मेरिट और 1 2 3 4 ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा मार्जिन हाशिए पे ऐसे बनाइए, यहाँ लिख दीजिए मेरिट और ऐसे लिख दीजिए 1 2 3 4, ये भी एक तरीका है। दूसरा आप गोला बनाइए, मेरिट लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए। तो ये सब तरीके हैं ना, तो ये आपको सीखने पड़ेंगे प्रैक्टिस से। तो जितना आप वाइब्रेंट कर देंगे अपनी कॉपी, उसका मन करे चलो पढ़ लेते हैं, अच्छा लिखा है बच्चे ने, तो आपको फायदा होगा। हाँ, ऐसे ज्योग्राफी ज्योग्राफी मैप बनाए, एनसीईआरटी सर के नोट्स और प्रैक्टिस और रिवीजन। ज्योग्राफी भूल जाती है कुछ दिनों में, उसको दोबारा पढ़े जी। इन्वायरमेंटल साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट के लिए एक स्पेसिफिक बुक आती है मार्केट में जो सभी लोग पढ़ते हैं, तो वो मैंने भी पढ़ी, पर एक बार उसकी एक रीडिंग बहुत जरूरी है। मतलब ऐसा नहीं होलसम कवर टू कवर बुक इंपॉर्टेंट है, उसके सेगमेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इन्वायरमेंट के लिए आपको वो सर के यहाँ पे जो पढ़ाया जाएगा वो नोट्स हेल्प करेंगे। उसके इतर आप इन्वायरमेंट में क्या कर सकते हैं कि 11th या 12th में बायो की एक एनसीईआरटी है, उसके लास्ट के 3 या 4 चैप्टर हैं, वो इंपॉर्टेंट हैं। और इन्वायरमेंट क्या है ना कि एक तो बेसिक चीजें हैं कि CO2 एमिट हो रहा है, ओजोन जा रही है, क्योटो हुआ है, 25 चीजें हैं, वो तो हैं, वो रहेंगी, पर जो रोज रोज नया ऐड हो रहा है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए क्या करता है कि एक तो अखबार आप रोज पढ़िए, ठीक है, अखबार पढ़ने के साथ साथ कई जगह आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा कि डेली करंट अफेयर्स। वो क्या करते हैं, आप 5 अखबार नहीं पढ़ सकते, पर वो कुछ उनके तरीके हैं, वो एक्यूमुलेट कर लेते हैं जगह जगह से स्टोर करके, और एक जगह आपको डेली के करंट अफेयर मिल जाएंगे, आप उसको पढ़ सकते हैं, उसको भी पढ़िए, मतलब पढ़ सकते नहीं, उसको भी पढ़िए। इसके अलावा आप जो मंथली मैगजीन्स आती है करंट अफेयर की, उसको पढ़िए। ये 3 जब सोर्स अक्यूमुलेट हो जाएंगे ना, तो आपको करंट अफेयर कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाएगा। पर इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि सवाल इनसे आएगा, ठीक है। मुझे पर्सनली क्या फील होता है कि जन्म से, जब से जन्म हुआ है तब से आज तक जो आपने सीखा है कॉम्प्रिहेंसिवली, है ना, कुछ तो लर्निंग्स रहती है ना, जब हर तरह से हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ लर्निंग्स है जो सबको याद है अभी तक, तो वो आपको सब यूज होंगी तब आंसर होगा। जैसे लास्ट ईयर प्रीलिम्स में एक सवाल था जो मेरा क्वालिफाई हुआ, एक क्वेश्चन था कि इसमें से कौन सी ग्रास मॉस्किटो रेपेलेंट में यूज होती है, ठीक है। एक ऑप्शन था कांग्रेस ग्रास, एक था लेमन ग्रास और 2 कोई और थी। कांग्रेस के बारे में कभी कुछ पढ़ा नहीं, एक और 2 थी उनके बारे में ज्यादा पता नहीं था। तो जो एक और आती है मच्छर भगाने के लिए अगरबत्ती, कंफर्ट करके आती है ना, सब लोग मतलब आजकल यूज में ज्यादा है, तो उसको कभी मैं ऐसे घर में बैठ के पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा था कि इसका इंग्रेडिएंट लेमन ग्रास है, ठीक है। तो ये बाई चांस है, ये लक है। तो ये लक धीरे धीरे, और वो उससे इस तरह वो सवाल हल हुआ, कहीं इन्वायरमेंट की उससे नहीं हुआ। अब हो सकता है कहीं दिया भी हो, मैंने पढ़ा भी हो, पर माइंड में स्ट्राइक वो चीज नहीं करी उस समय, है ना। तो आप उससे कर सकते हो। और साइंस एंड टेक एक बेसिक चीज है, मतलब बेसिक जो स्टैटिक है वो स्टैटिक है, उसके अलावा रोज रोज जो ऐड हो रहा है, साइंस एंड टेक जनरली आसान आता है। और जो बर्निंग टॉपिक्स है, जैसे इस बार वेब 3.0 आया, इस बार नॉन फंजिबल टोकन आया, ऐसे आते हैं। तो एप्लीकेशन बेस्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशन पार्ट है वो आता है। जैसे क्रिस्पर कास9 का कास9 2 बार आ चुका है, मतलब एक ही चीज 2 बार आ रही है, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ होगा ना, अप्लाई हो रहा है वो। कोई भी चीज यूपीएससी में जो अप्लाई है हो रही है वो इंपॉर्टेंट है। तो उस तरह से साइंस एंड टेक, उसका भी सेम पैटर्न है, करंट अफेयर, मंथली मैगजीन, उसको आप अच्छे से पढ़ें, कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाएगा। तो और जब प्रैक्टिस करेंगे ना, तो जो मॉक्स लगाएंगे, जो प्रीवियस ईयर पेपर हल करेंगे,
उससे आपको कमांड आ जाएगी कि पेपर को सॉरी क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है और फाइनल आंसर पे कैसे पहुंचना है। वो आएगा प्रैक्टिस से, और वो करनी पड़ेगी तभी होगा, वरना नहीं हो पाएगा उसमें। हाँ, मैं अब जैसे कुछ लोग बनाते हैं कुछ नहीं बनाते हैं, मैं पर्सनली कभी नोट्स नहीं बनाया, पर करते करते क्या थे, पहले अटेम्प्ट में ये सब नहीं किया, धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है। जैसे कोई खबर आई, स्पेसिफिकली कोई टेक्निकल चीज है, मान लेते हैं वेब 3 जैसे फास्टैग पे आ गई, फास्टैग पे कोई न्यूज है, तो फास्टैग का, अगर फास्टैग तो पुरानी चीज हो गई, पर अगर फास्टैग है तो मैं एक बुकलेट थी मेरे पास, उसमें मैं फास्टैग वर्ड नोट कर लेता था कि हाँ एक चीज है फास्टैग कुछ है दुनिया में, ठीक है। ऐसे ही कोई साइंस एंड टेक से रिलेटेड चीज आई तो उसको नोट कर लिया। ऐसे ही बायो रॉक अगर लिख के आया कहीं पे तो बायो रॉक नोट कर लिया। अब रेफरेंस के लिए थोड़ा सा इन्वायरमेंट नोट कर लिया, कोरल रीफ नोट कर लिया। अब जब बाद में प्रीलिम्स के लिए कभी पढ़ेंगे ना, तो बायो रॉक पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट पढ़ेंगे, कोरल रीफ पढ़ेंगे, तो स्ट्राइक कर गया, चलो हाँ अब याद आ गया। उसका अलग से नोट बनाने लगेंगे तो उसी भर के रह जाएंगे, फिर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं नहीं बनाता था नोट्स इस तरह करके। और जैसे आर्टिकल्स, जैसे इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल्स तो सभी में आते हैं, एक्सप्लेन्ड आता है, तो उसमें कई सारे अच्छे पॉइंट्स मिल जाते हैं कि न्यूज़पेपर का बेसिक फायदा क्या मुझे समझ में आता है कि कोई आदमी सिंगापुर यूनिवर्सिटी में टीचर है, कोई शिकागो यूनिवर्सिटी में लेक्चरर है, उन्होंने कोई चीज अखबार में लिखी, और अब ये लखनऊ में एक घर में बैठ के आप एक तरह से उस आदमी के विचार जान ले रहे हो, आप उससे इंटरेक्ट कर रहे हो ना इनडायरेक्टली, तो उससे आपको सीखने को मिल जाएगा। तो इसलिए उसके पॉइंट्स अगर कुछ अच्छे लग रहे हैं बहुत, तो उसको मैं नोट कर लेता था स्पेसिफिक, कि हाँ इंटरव्यू में कभी यूज हो जाएगा, कभी मेंस में यूज हो जाएगा। पर ऐसे याद कर करके समय नहीं मिल पाता मेंस में, उसके लिए आपको वो व्यवहार में अपने लाना पड़ेगा कि हाँ वो अपने आप आता जाए आता जाए आता जाए, नहीं तो वहाँ इतना टाइम नहीं मिलता कि हाँ ये पॉइंट उन्होंने बोला था ये नोट कर देते हैं इस रिस्पेक्ट से, ऐसा नहीं होता। हाँ बिल्कुल। अ, मैं बैठ जाइए। जो सोशियोलॉजी के पहले प्रीलिम्स में इस पे आता है, मेरा सोशियोलॉजी पूरा कवर हो गया था प्रीलिम्स, मतलब पहला जब अटेम्प्ट दिया था तब कुछ नहीं कवर था खास। आपको कब देना है? अच्छा, तो आप तभी अपियर भी कर जाएंगे? तो आप आपने अभी स्टार्ट किया पढ़ना कि नहीं पढ़ना किया? अच्छा, तो देखिए आइडियल सिचुएशन जो है वो यही है कि प्रीलिम्स से पहले आपका ऑप्शनल कवर होना चाहिए, ठीक है। अब जो सिलेक्ट हो गए वो क्या बताते हैं वो एक अलग बात है, पर आइडियली यही है कि आपका हो जाना चाहिए, ठीक है। तो जितना पहले हो जाएगा उतना अच्छा है, आपके पास उतना टाइम है उसमें उस कंटेंट को वैल्यू एडिट करने का, उसको वैल्यू एनरिच करने का, ठीक है। और जितनी सोशियोलॉजी स्टैटिक है, थोड़ी चीजें बदल रही हैं समाज में, वही इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज स्टैटिक है, तो वो चीजें आपको ऐड करने का समय मिल जाएगा। और मेंस के बाद, प्रीलिम्स के बाद मेंस, जैसे अभी से 15 सितंबर से शायद मेंस, और अभी कुछ दिन पहले प्रीलिम्स गया है, बीच में इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको कि आप सोशियोलॉजी या कोई भी ऑप्शनल पढ़ के उसको कर पाए, है ना। तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपका, उससे जीएस इफेक्ट हो जाएगा, सोशियोलॉजी उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए प्रीलिम्स निकालना ज्यादा कठिन था, तो प्रीलिम्स अगर पास कर गए तो बहुत ईमानदारी से मेंस के लिए मेहनत करें, तो वो बहुत जरूरी है, उसमें फिर दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो पहले आप कवर करने की कोशिश करें। हाँ, और हाँ बिल्कुल। तो इसका एग्जैक्ट आंसर तो सर बताएंगे कि सोशियोलॉजी क्यों इम्पोर्टेंट लिया मैंने, सॉरी मतलब क्यों ले सकते हैं। पर जो सर से ही सीखा, और ओवरऑल जो रीजन है ये है कि एक तो इसका कोई भी ऑप्शनल चूज करने में जो पॉइंट्स है वही अप्लाई किए, कि मेंस के सॉरी जीएस के साथ कितना सुपर इम्पोज कर रहा है, ठीक है। सोसाइटी पेपर वन में सोसाइटी आता है, इसी तरह जीएस में सोशल जस्टिस एक पार्ट है, तो वो सब चीजें कहीं ना कहीं सुपर इम्पोज करती हैं, एक दूसरे का सबसेट है, तो वो इससे कवर हो जाता है। ऐसे राइटिंग में आपको सोशियोलॉजी से काफी मदद मिलेगी, ठीक है। तो अगर जैसे इस बार तो फिलोसफिकल आ गए थे, पर जरूरी नहीं है फिलोसफिकल आ गए थे, वो तो आप पे है ना, निबंध है कुछ भी लिखिए, तो आप उस तरह भी लिख सकते हैं, ऐसे में आपको हेल्प मिलेगी। इसके अलावा सोशियोलॉजी सोशियोलॉजी इज व्हाट इट इज, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, ठीक है। ज्योग्राफी तो आपने जैसे ज्योग्राफी का नाम नहीं लेते, कोई और कोई भी सब्जेक्ट आप तब पढ़ते हैं जब आपने किताब पढ़ना शुरू करी, पर आप बचपन से शादी तो अटेंड कर रहे हैं ना, रिश्तेदार तो है ना, नाना चाची ताऊ मामा सब लोग तो हैं, और समाज आप देख ही रहे हैं, कहीं दंगे हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है चीजें, तो वही सब आपको पढ़ना है।
तो सोशियोलॉजी में मैरिज क्या है? मैरिज इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन विद विच फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन इज क्रिएटेड। ये इसकी एक डेफिनेशन है। पर अब आम आदमी के लिए शादी शादी है। पर तो ये सब्जेक्ट आपको काफी फेमिलियर रहता है बचपन से, मतलब आप हमेशा से इसके पार्ट हैं, बस आप टेक्निकली इसको पढ़ने लग रहे हैं तो आसान है। दूसरा, इसमें आप कुछ ना कुछ तो लिख ही देंगे। जैसे ज्योग्राफी में है, अगर आपको नहीं मालूम कि सरगसों से क्यों बना है तो आप नहीं लिख पाएंगे, या तो आता है या तो आता है, नहीं तो आता तो नहीं आता। पर इसमें आप कुछ तो लिख सकते हैं। आपको 10 में 5 नहीं मिलेगा, 2 तो देगा ना वो। तो दो दो नंबर भी, एक एक नंबर पे 6 6 8 8 लोग हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है एक एक नंबर आपको खींचना। तो इसलिए यहाँ पे ये फायदा करता है, तो इसलिए सोशियोलॉजी। ये तीसरा है। हाँ हाँ, पूछिए पूछिए। हाँ, बेसिकली जो बेसिक पढ़ाई है वो मेंस ही है, ठीक है। प्रीलिम्स उसका एक सबसेट है कि फैक्चुअल चीजें ज्यादा पढ़ ली। साथ में अलग से ऐसा नहीं होता है कि अब मेंस का पढ़ रहे हैं या प्रीलिम्स पढ़ रहे हैं। एक समय के बाद आपको, जैसे कोई भी चीज है उसके आपको एनालिसिस पार्ट को त्याग देना रहता है कि नॉन फंजिबल टोकन है मान लेते हैं, या बिटकॉइन है, या बायो ये क्या बोलते हैं ब्लॉकचेन है, तो इसका जो सोशल इंप्लीकेशन है, इससे क्या चेंजेस आ सकते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी में, ये फिएट करेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो भी कुछ चीजें हैं उस पर नहीं सोचना है। फिर बस आपको टेक्निकली पता होना चाहिए कि ब्लॉकचेन क्या है, एक डिसेंट्रलाइज लेजर है, इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो सकती है, कहाँ कहाँ ये यूज हो सकता है, किन किन फील्ड्स में, बस। तो इस तरह का आपको ट्विक करना है अपनी प्रिपरेशन को, और साथ ही साथ मॉक्स देने हैं स्पेसिफिक उस मतलब सब्जेक्ट के जो भी है, और उससे आपको सीखने को और मिलेगा, ये करना है। धीरे 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 जैसे दिन वो पास आ रहा है आपको पिन पॉइंट कर देना है, मतलब जैसे 1.5 2 महीने तो पहले तो सब त्याग दीजिए, कुछ एनालिसिस नहीं करनी है। फंडामेंटल राइट्स 13 14 15 में ये हैं, इसमें ये है, 17 अनटचेबिलिटी है, ऐसे रटा होना चाहिए कंठस्थ। तो जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है। जी, वेलकम। इसमें मैं, मतलब घर वालों से मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट मिला। उन्होंने कभी मुझ पे कोई दबाव नहीं बनाया कि टाइम लग रहा है तो इतने 2 बार प्री भी नहीं निकल पा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। पूरी तरीके से फ्री हैंड था कि आप पढ़िए, मतलब हम लोगों से पूरा सपोर्ट है, आप पढ़ो बस, मतलब एटलीस्ट पढ़ ही लो, है ना। तो इस तरीके से चला। तो जो फेलियर वाली बात है, बिल्कुल दुख लगता है, पर जब आप आंसर की मैच कर लेते हो ना, तो आपको पहले से पता होता है प्री पास होने वाले कि नहीं, तो वो दुख मेन रिजल्ट से पहले ही लग चुका होता है। इसके साथ ही साथ जो इसमें क्या है ना, कि आपको जब दुख लगे तब आपको अपने क्यों से सहारा लेना है, कि आपको क्यों पास करना है एग्जाम, आप इसमें आई क्यों। जब आप पहले दिन आए थे, आपने सोचा था, तो आपको क्यों चूज करना है एग्जाम करना, तो उससे आपको मोटिवेशन मिलता है कि हाँ इसलिए एग्जाम ये क्रैक करना है, इसलिए पढ़ना है, अगले दिन फिर पढ़ेंगे, इस तरीके से। और इसमें ये एग्जाम ऐसे नहीं जाता कभी, ये ऐसे ही जाता है, पूरी फेज ये है। तो लास्ट ईयर प्रीलिम्स 10 अक्टूबर को था, ये मैं अभी तक जिससे मिला हूँ सबको बताया कि 9 अक्टूबर को मैं घर में बैठ के 4:30 5 बज रहे थे, मैं बैठ के ये सोच रहा, घर में कोई नहीं था, हम अकेले थे, सोच रहे थे कि ये अटेम्प्ट तो गया, अगली बार से मेहनत से पढ़ेंगे, ठीक है। तो पर वो क्लियर हुआ। मेंस जनवरी में था, दिसंबर एंड में मैं सोचता था कि 28 मई को अच्छे से देंगे, सॉरी 5 जून, ये जब भी था यार, ये प्रीलिम्स 5 जून को था ना। हाँ, अब ये मेंस तो गया, 5 जून को अच्छे से देंगे। तो ये फेस डाउन होता है, मोरल डाउन होता है कि यार मेहनत नहीं हो पाई है, अच्छी तैयारी नहीं हो पाई है, आपको लगेगा सिलेबस कंप्लीट नहीं है। पर एंड में जब आपको सवाल दिखता है ना, तो दिमाग खुल जाता है। अभी मैं मेंस का पेपर देखता हूँ तो मुझे खुद को नहीं लगता, समझ में नहीं आता कि इसमें मैंने क्या लिख दिया होगा, ऐसा है। पर वहां पे कुछ तो लिखा है तभी नंबर मिले हैं। तो जब आप पढ़े रहोगे, सवाल देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। हाँ, आइडियली रिवाइज करना चाहिए, मैं उतना नहीं कर पाया था, ठीक है, सच ये है।
इसके अलावा करंट के लिए अखबार हमेशा से पढ़ा, पहले 2 अटेम्प्ट में द हिंदू पढ़ा था, फिर मैं इंडियन एक्सप्रेस पे स्विच कर गया। पर्सनली मुझे इंडियन एक्सप्रेस ज्यादा अच्छा लगा, ठीक है, ज्यादा बैलेंस लगा, उसमें कंटेंट ज्यादा लगा, ठीक है। और इसके अलावा करंट के लिए डेली करंट अफेयर की जो ऑनलाइन सोर्सेज बताए अभी इधर, उसके अलावा जो मंथली करंट अफेयर की मैगजीन्स आती हैं, कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट की आती हैं, आप कोई भी एक पकड़ लें जो कि अच्छी हो, कोई भी रैंडम ना पकड़े, उनको रिलीजियसली फॉलो करें और उसको फिर थोड़ा थोड़ा रिवाइज करें, क्योंकि मेरा रिवीजन उतना नहीं हो पाया था, पर रिवाइज करना चाहिए आइडियली। और उसी के बाद फिर मॉक लगाएंगे, तो मॉक मॉक रिवाइज करने से भी करंट रिवाइज होता है, तो इस तरीके से धीरे धीरे हो जाता है। नहीं तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा, तो उसमें कोई नहीं, तो जैसे मेरे साथ क्या है कि मैं न्यूज देखता हूँ, तो रीडिंग हैबिट हम सबकी मर चुकी है ना, कुछ भी हुआ गूगल कर लिया, रीडिंग हैबिट ही नहीं है, बड़ा सा आर्टिकल दिखा तो स्किप करते हैं, डिक्शनरी नहीं खोलते हम लोग, गूगल पे वर्ड का मतलब सर्च कर लेते हैं, ऐसे हो गए हम। तो जनरली जैसे एडिटोरियल बड़ा सा तो मैं स्किप कर देता था, चलो अभी इकोनॉमी वाला पेज पढ़ लेते हैं, इसको बाद में आएंगे, पर उसको स्किप पेपर नहीं स्किप करता था, वापस आके पढ़ते थे, मन मार के अपने आप को समझा के थोड़ा ही तो है, ऐसे करके। तो वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, ये होगा कि शुरू में टाइम ज्यादा लगेगा, हो सकता है बात खत्म करने में 3 घंटा लगे, 3.5 घंटा लगे, पर धीरे धीरे वो स्पीड कम हो जाएगी, उससे स्पीड बढ़ जाएगी, टाइम कम हो जाएगा। तो आप 2-3 लाइन आप बिटवीन द लाइंस पढ़ने लगेंगे, आपको थोड़ा सरसरा से आइडिया लग जाएगा कौन इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये होगा, पर ये एक टाइम के बाद होगा, शुरू में नहीं होगा, शुरू में टाइम देना ही पड़ेगा। बनानी चाहिए, बनाएंगे तो आपको बाद में फायदा करेगा, क्योंकि मेंस में आपके पास इतना कंटेंट रहेगा ना, आपको ढूंढने को मुश्किल होगी कि ये कहाँ से लिया, ये कहाँ से लें। तो आपको पास अलग से अगर सेग्रीगेटेड है कि हाँ ये इकोनॉमी, इस कॉपी में इकोनॉमी में ये पार्ट में ये टॉपिक्स हैं, इसमें ये प्रो प्लस माइनस है, तो आपको अंत में फायदा ही होगा। तो अंततोगत्वा वो अंत में आपको बहुत फायदा करेगा, तो आप उसको बनाएं तो अच्छा है। मैं उतना अच्छे से नहीं बना पाया था जी। किसके साथ साथ? ऑप्शनल में किसके साथ साथ आप? अच्छा, बेसिकली जो नोट्स हैं उनको आप जितनी बार पढ़ेंगे ना, तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी। उसके अलावा जो बुक्स हैं, जैसे कुछ चीजें हैं वो स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, वो शायद आपको बुक्स में एक आध एग्जैक्टली नाम मिल जाए, मतलब फैक्चुअल चीजें एकदम, तो वो आपको बुक से कवर करनी पड़ेगी। आंसर राइटिंग के लिए आपको जैसे अब अगर टाइम ज्यादा है, जैसे अभी आपको कब अपियर होना है? हाँ, तो अभी तो टाइम है काम भर का, तो आप रोज एक आंसर लिखें, रोज ना लिखें, 3-4 दिन में एक लिखें शुरू में, फिर धीरे धीरे वो इम्प्रूव हो जाएगा। पहले लिखेंगे तो गड़बड़ ही लिखेंगे, बहुत वृहद लिखेंगे, टाइम ज्यादा लगेगा, वर्ड लिमिट क्रॉस हो जाएगी। वर्ड अगर जैसे 150 वर्ड कहता है ना मीन्स में, अगर आप 150 का ज्यादा लिख देंगे तो अंत में फाइनल पेनल्टी मार्क्स भी कटते हैं मीन्स में, आपको वर्ड लिमिट क्रॉस भी नहीं करनी है कि आपने लिख दिया 5,000 वर्ड, ठीक है। तो वो सब धीरे धीरे इंप्रूव होगा, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, और इवेंचुअली होगा। पर यही है कि आपको मैनेज करना पड़ेगा कि नोट्स पढ़िए बेसिक कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए, वैल्यू एडिशन करना है तो आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, अन्यथा बुक्स भी आप रेफर कर सकते हैं। और एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल्स बहुत जरूरी है, मेंस में भी एग्जाम्पल जरूरी है, जीएस हो चाहे ऑप्शनल। तो आप जैसे कोई टॉपिक पढ़ा आपने, जैसे कास्ट सिस्टम पढ़ा, तो कास्ट सिस्टम के एग्जाम्पल्स अगर कुछ रिसेंट पास में आपने पढ़े हो, अखबार में पढ़ा हो, किसी गांव में कुछ अच्छी चीज हो रही हो, तो उसको नोट कर ले। जैसे जब अभी मेंस में आ रहा था, तो मेंस के टाइम पे एक जमतारा, एक झारखंड में है एक जगह, वहां पे बहुत साइबर अटैक का काम होता है, सिर्फ साइबर मतलब साइबर थेफ्ट का काम होता है, वो इसलिए बदनाम है। तो वहां पे एक गांव वालों ने एक बहुत अच्छी मुहिम चलाई कि एक एल्डर 60 क्लब बना दिया, तो जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं गांव के, उनको उस क्लब का मेंबर बना दिया। तो इस एग्जाम्पल को अगर आप मेंस में कोट कर देंगे ना, तो मजा आ जाएगा, ठीक है। तो ये होना चाहिए। तो इस तरह के ये चीजें आपको खुद से करनी पड़ेंगी, ये कहीं मिलेगा नहीं, कोई बना के नहीं देगा। तो जहां भी अगर आपको कुछ लग रहा है ऐसा इंपॉर्टेंट, तो उसको नोट कर लें, उसको ऐड कर। जैसे केरल में एक मॉल चलता है, वो पूरा वो महिलाएं चलाती हैं, तो ये सब एग्जांपल्स आप ऐड करेंगे तो अच्छा लगेगा जी। जैसे लखनऊ में एक शीरोज कैफे है, उसमें एसिड अटैक सर्वाइवर सब उनके द्वारा चलाया जाता है, तो ऐसा। हम्म, हाँ,
बेसिकली सबसे 27-28 सवाल आते हैं तीनों सेक्शन से, तो आप लॉजिकल रीजनिंग इजी रहता है, उसको आप टैकल कर सकते हैं। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन बहुत वेग है, आप उसमें एकदम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि हाँ इसका आंसर यही होगा, तो इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर ही रेफर करने पड़ेंगे, जो मैंने किया। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, 21 का अभी तो नहीं आ गया है, 21 के आंसर की आ गई है, 21 का पेपर भी अपने पास, 20, 18, 19 सबके आप पेपर उठाइए। अब वो करने से पहले एक बार खुद से बैठिए, 2 घंटे का समय लगा के सीसाइट का पेपर अटेंड करिए, इवेल्युएट करिए, देखिए आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर आप क्वालिफाई वैसे ही कर रही हैं तो चिंता करने की बात नहीं है, पर अगर नहीं हो पा रहा है तब ये करना है प्रैक्टिस। तो जो बेसिक कंसेप्ट है मैथ्स के वो पढ़ने पता होने चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, एक्सरसाइज जो भी आते हैं। उसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन में प्रीवियस ईयर पेपर में जो कॉम्प्रिहेंशन आया है उसको पढ़िए, आंसर बताइए, खुद से सोचिए कि इसका आंसर ए होगा या बी होगा, जो भी कुछ होगा। फिर यूपीएससी का आंसर देखिए, पहले मत देखिए, तब आप इवेल्युएट करिए। अगर सही है तो अच्छी बात है, अगर गलत हो गया तो इवेल्युएट करिए कि मैंने कहाँ गलत सोचा जो मैं इस तरफ चला गया, और ये आंसर क्वेश्चन बनाने वाले ने कैसे सोचा जो मैं ये लोग इस आंसर को बता रहे हैं। तो ये अगर आप कम से कम मेरे ख्याल से 60-70 सवाल जब कर लेंगी ना, तो आपको पकड़ में आ जाएगी लैंग्वेज यूपीएससी की, तब आप सॉल्व कर लेंगे। हाँ हाँ हाँ। अरे तो ऐसा स्पेसिफिक मेरे पास बहुत अच्छा इसका जवाब नहीं है कि मैं क्यों बनना चाहता हूँ, पर बेसिकली ये है कि इस सर्विस में आके आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत है उस काम को करने की जो आप करना चाहते हैं। अगर जैसे कई बार ऐसा होता है, निशादगंज में, आप लोग निशादगंज जानते होंगे, मैं एक बार निशादगंज में मतलब आईटी चौराहे से निशादगंज जाइए तो एक ओवरब्रिज है, पुलिस वालों ने बैरिकेडिंग इधर से लगाई थी, तो लोग उधर से चढ़ चढ़ के इधर आ रहे थे, फिर वापस जा रहे थे। तो मैं उस समय दूध लेने जा रहा था, तो उनसे मैंने पूछा कि भैया एसआई थे कोई, तो मैंने उनसे कहा कि अरे सर इसको उधर लगाते तो वो उधर से उधर ही निकल जाते, वापस ही एक्स्ट्रा मेहनत क्यों कर रहे हैं, सब यहाँ आ रहे हैं फिर वापस जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा तुमको ज्यादा पता है, यहाँ सब आईएएस आईपीएस बैठे हैं, सब फर्जी बैठे हैं, तो उन्होंने मुझे डांट दी। तो अब जैसे ये एक छोटा सा चेंज है, मुझे समझ आया कि ये किया जा सकता है भाई, ये एफिशिएंट फायदा है। तो ऐसे छोटे छोटे चेंजेस अगर आप करना चाहते हैं तो इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है आपको कि हाँ डेफिनेटली कर पाएंगे। और दूसरा, जो भी चीजें रीजन आमतौर पे रहते हैं वही सब है जी। हाँ जी बताएं। साल भर का जी। उस पहली बात पे अखबार बीच बीच में मेरा स्किप हो जाता था, फिर मैं अखबार डेली पढ़ने लगा, मतलब रिलीजियसली पढ़ता था, अखबार तो पढ़ना ही है, दिन में कुछ होना हो अखबार कंप्लीट होता था। उसके अलावा जैसे जो पार्ट इनकम्प्लीट रह गए थे, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री है, इंटरनल सिक्योरिटी है, जैसे और कुछ चीजें हैं, वो सारी चीजें पढ़ी कि वो सारी चीजें कवर होते रहे। ठीक है, इसके इतर जैसे जैसे जो मैंने बुकलेट वाली बात बताई कि अखबार पढ़ते थे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लगा तो उसको नोट कर लेते थे, वो एक चेंज किया। तो जब प्रीलिम्स आया ना, तो वो बुकलेट से काफी हद तक करंट कवर हो गया, और वो मेरी राइटिंग है, मुझे मैंने उसमें रेफरेंसेस पॉइंट लिखे हैं, तो मुझे पता है कि ये क्यों लिखा है यहाँ पर, तो वो फायदा होता है। और मेहनत थोड़ी कर दी और बस इसी से हुआ। टारगेट, पहली बात टारगेट रियलिस्टिक बनाने चाहिए, कभी वो जोश में ज्यादा बन जाता है, वो मैच नहीं हो पाता तो फिर और दुख होता है। तो रियलिस्टिक बनाए, थोड़ा थोड़ा बनाए, उसको कब अचीव हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। इसके अलावा सही कैसे जा रहे हैं, इसको ऐसे जान सकते हैं कि जब आप पढ़ें और मॉक दें, मॉक में नंबर आ रहे हैं तो आप सही जा रहे हैं। और ऐसे अगर डे बाय डे का प्रोग्रेस देख रहे हैं, तो आपको ये इवेल्युएट करना है कि कल जैसे अगर मैं 1 अगस्त को लक्ष्मीकांत पढ़नी शुरू करा मैंने, तो कितने दिन में खत्म हो गई, अगर खत्म नहीं भी हुई है तो कितना प्रोग्रेस किया, उसमें से कितना मुझे आता है। जैसे कभी कभी मैं टेस्ट करने के लिए लक्ष्मीकांत ऐसे ही करता था कि रैंडम पेज खोल दिया, जैसे हम लोग बुक क्रिकेट नहीं खेलते हैं ऐसे खोल के पेज नंबर से रन जोड़ते हैं, उसी तरीके से रैंडम पेज खोल दिया,
जो वर्ड पे आंसर क्वेश्चन पढ़ा, जैसे मान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर खुल गया, तो मैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में चीजें याद करने की कोशिश करता था कि क्या क्या मुझे याद आ रहा है, ठीक है, जो मिस हो गया उसको पढ़ लो, ऐसे ही, मतलब थोड़ा सा रैंडम था, थोड़ा लाइट करने के लिए, इस तरह से थोड़ा सा क्रॉस चेक हो सकता है, ये कुछ अब इनोवेटिव तरीके बस। हाँ हाँ हाँ। तो जितने लोग मिडिवल इंडिया को स्किप करते थे, तो उन जितने लोगों में एक हम भी हैं, ठीक है। तो सच ये है कि वो स्किप करना नहीं चाहिए और करना सही नहीं रहेगा, ठीक है। पर यूपीएससी का स्पेसिफिक है ना कि वो पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं पूछती है, वो नहीं पूछती कि अकबर ने किसको मारा या औरंगजेब ने कौन से मंदिर तोड़े, एक्स वाई जेड, कुछ भी वो ऐसा नहीं पूछती है। जैसे इसी बार उसने कुछ पूछा था ट्रांसलेशन का, कि इसको पर्शियन में किसने ट्रांसलेट किया करवाया, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, या जो भी थे, एक औरंगजेब था। तो ये वाली चीजें आपको आर्टिस्टिक थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। अब जहांगीर के बारे में एक बार सवाल आ चुका है, 18 में जहांगीर पूछ लिया था कि पेंटिंग्स पे किसने ज्यादा फोकस किया, तो ये थोड़ा पढ़ लेंगे तो बेहतर है। अब दूसरे को मौका क्यों दें कि हमारे पेट में चूरा भोंके, तो अब पढ़ लें अपने आप से, वो क्या कहें उसको, वेल शील्डेड है तो अच्छा रहेगा। आर्ट एंड कल्चर के लिए बेसिक जावेद सर की जो नोट्स पढ़ाते हैं सर, वो एकदम बहुत अच्छे हैं। उनको मुझे हर बार फिल्म से पहले उसको रटते थे, एकदम रटते थे, रटना मतलब लिटरली रटना, रट लेते थे। उसके अलावा 11th की एनसीईआरटी है एक आर्ट एंड कल्चर की, वो पढ़ते थे। उसमें वो भी बहुत वैल्यू एनरिच्ड है, ऐसा नहीं है कि उसमें वेग लाइन्स लिखी है, वो भी बहुत फैक्ट्स हैं उसमें, वो पढ़ते थे। इसके अलावा थीम्स की एनसीईआरटी है जिसमें एक चैप्टर है विजयनगर पे, तीसरी शायद दूसरी थीम्स पे है, विजयनगर पे चैप्टर है, वो पढ़ो, वो पढ़ा। और उससे मतलब विजयनगर का पार्ट कवर होता है। और इसके अलावा मॉक्स में जो सवाल आते हैं उसको एनालाइज करें, उनका पार्ट, बस। और एक चीज और, वर्ल्ड हिस्ट्री वाला जो पार्ट है ना, वर्ल्ड हिस्ट्री में मैंने जावेद सर से पढ़ा है, और उसके अलावा जो बुकलेट है दे की, वो पढ़िए। तो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते वक्त एटलेस्ट साथ में रखा, लोग ज्योग्राफी के साथ भी रखते हैं, पर मैंने स्पेसिफिकली जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो एटलीस्ट साथ में रखा। जैसे जब भी बात हुई क्रोएशिया की, रोमानिया की, बल्गेरिया की, तो ऐसे तो लगता है कि हाँ सब यूरोप में है, पर जनरली मुझे जो फील हुआ कि जब एटलस के साथ वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी ना, तो बाद में मुझे एकदम याद हो गया था कि यूरोप का पूरा मैप कहाँ है, हंगरी के किधर क्या, अभी तो वो उतना नहीं याद है, भूल गया, पर उस समय याद हो गया था। तो अगर मैपिंग का कोई भी सवाल आ जाए तो सट से हल हो जाएगा, ठीक है, तो वो बहुत जरूरी है। तो एटलस के साथ वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ें, ये मेरा पर्सनल एडवाइस है। हाँ, उसमें कमांड नहीं स्टेब्लिश करना है, आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जैसे हिटलर ने पढ़ा। हाँ, तो बेसिक, हाँ, जैसे अब इस बार अफगानिस्तान से आ गया, तो अफगानिस्तान न्यूज में, वो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपको पता होना चाहिए क्योंकि वो न्यूज में है। यूक्रेन आपको पता होना चाहिए क्योंकि वो न्यूज में, यूक्रेन में इंटरव्यू पे सवाल बने कि आप ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे, ये जनरल इंटरव्यू में बता रहा हूँ, ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे तो कौन से यूक्रेन के शहर पड़ेंगे आपके, है ना। जैसे अगर इंडिया में बोलेंगे तो पहले कलकत्ता पड़ेगा, फिर इंदौर पड़ेगा, फिर गुजरात का कोई अहमदाबाद पड़ेगा, ऐसे यूक्रेन का पूछा है। तो अगर आप करंट में कुछ हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए, ये तो बेसिक चीज है। तो इस तरीके से है। और जैसे मेडिटेरेनियन सी है, सी ऑफ अजोर है, और ब्लैक सी है, इसके आसपास सब वो इंपॉर्टेंट पार्ट ही है, करा केनाल है, साउथ ईस्ट एशिया, ऐसा आपको वैसे ही पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ना ही पड़ेगा, उसमें अलग से नहीं है, उसको ध्यान लगा के बार बार प्रैक्टिस करके रट के, उससे होगा। एक्रोनिम बना के, लोग एक्रोनिम भी बनाते हैं। हाँ, अ, अगर ऐसा, मैंने पर्सनली योजना कुरुक्षेत्र में से कुछ भी नहीं पढ़ा, कभी नहीं पढ़ा। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, समरी आती है, पूरी किताब, पूरी मैगजीन पढ़ना फ्यूटाइल है, वो फायदेमंद नहीं है, ठीक है। पर सबसे फायदेमंद जो योजना का पार्ट है, वो योजना आपने कभी खरीदी दरवीज? हाँ, तो योजना पहला दूसरा पन्ना खोलिए तो शायद इंडेक्स के बाद या पहले है, एक एडिटोरियल आता है ना, एडिटर्स डेस्क से। वो एडिटोरियल पूरी योजना का क्रक्स है। अगर आप हर योजना का वो पार्ट इकट्ठा कर लेंगे ना, तो आपको ऐसे में बहुत फायदा करेगा, या सोशल इश्यूज में फायदा करेगा, कहीं ना कहीं वो फायदा करेगा। तो वो पार्ट आप पढ़ सकते हैं। बाकी जैसे मान लीजिए अब अर्बनाइजेशन पे कोई योजना आ गई है, तो उसमें आप स्कीम कोई लिखी है तो आप उसको नोट्स में नोट कर लीजिए
कि हाँ ये मेंशन कर देंगे एग्जांपल के तौर पे, कभी जरूरत पड़ी तो, पर ऐसे अलग से मैंने पढ़ा नहीं इसको ऐसा। जी हो गया। सो थैंक यू टू ऑल। जी देखिए क्या है कि हम टीचर्स जो हैं वो इंस्टीट्यूट का फेस होते हैं, लेकिन हमारे पीछे भी कई लोग खड़े होते हैं जो स्टूडेंट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। उसी तरह से जैसे कि सिलेक्शन तो चैतन्य जी का है, लेकिन इनके पीछे भी बहुत लोग खड़े रहे हैं। उसी तरह से इंस्टीट्यूट में हमारे पीछे भी खड़े रहने वाले लोगों में से एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं बागेंद्र सर, जो आप लोगों के एकेडमिक हेड हैं, जो हमारे एब्सेंस में भी आप लोगों की मदद करते रहते हैं। उसी तरह से चैतन्य जी के पीछे उनके परिवारजन खड़े हैं। तो मैं बागेंद्र सर को भी एक बार स्टेज पर बुलाऊंगा ताकि वो चैतन्य जी के मामा जी श्री आलोक जी को सम्मानित करें और उनके बड़े भाई को भी सम्मानित करें। बुके तो मैं फादर को बुलाऊंगा। सोशियोलॉजी ऑप्शनल कैसा है ये मैं आप लोगों को कल की क्लास में बताऊंगा, क्योंकि आज हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। क्योंकि देखिए मैं तो हूं, मैं आता रहूंगा और मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करता रहूंगा, हम लोगों का डेली का आना जाना है ना। लेकिन कल हमारे बीच में कम से कम इस क्लासरूम में तो सुधांशु सर नहीं ही होंगे, तो मैं चाहूंगा कि आप भी दो शब्द बच्चों के साथ शेयर करें। गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। मेरा नाम कैप्टन सुधांशु है। मैं जब मेरी उम्र करीब 19-20 साल थी तो मैं पायलट था इसी मौसी हवाई अड्डे पे। तो दुनिया में जितने पायलट होते हैं सबके नाम के पहले कैप्टन लिखा जाता है, आपको ये पता होगा। चाहे वो पायलट सीनियर हो जूनियर हो, उससे नहीं मतलब रहता है। तो मैं उस तरीके का कैप्टन हूं। अब तो मैं पायलट नहीं हूं, लेकिन अब मैं टीचिंग करता हूं। उन बच्चों को इंग्लिश पढ़ाता हूं जो हिंदी बैकग्राउंड के हैं, हिंदी वाले वातावरण से आते हैं। उनको कई बार अंग्रेजी में बहुत सी समस्याएं हो जाती हैं, तो मैं उनको गाइड करता हूं कि कैसे आप पूरे आत्मबल से इंग्लिश में पूरा सफलता पा सकें। आज मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि ये जो चैतन्य मेरे बेटे हैं, इन्होंने मेहनत की। ये सब आप ही की तरीके थे, जैसे आप हैं वैसे ये हैं। इन्होंने थोड़ा 2 कदम मेहनत की, और ये जो आपके बगल में सर जी खड़े हुए हैं, ये परम आदरणीय गुरुजन जो हैं, इनका आशीर्वाद इनको मिला और इनके बताए हुए मार्ग पर इन्होंने मेहनत करके यात्रा की, तो आज ये थोड़ी सी ऊंचाई पे आ गए हैं। अभी और ऊंचाई पे जाएंगे, अभी तो शुरुआत है। आप सबके ही ये साथ के हैं, आप इनको अपने ही साथी समझें, आपसे कोई अलग नहीं है ये। मैं 2-3 बातें आपके लिए बताना चाहता हूं जो आपके फायदे की हैं। वैसे आप बहुत देर से बातचीत सुन रहे हैं, हो सकता है थक गए हो, लेकिन एक हिंदी में शब्द है अथक परिश्रम, जानते हैं ना? अथक परिश्रम, अथक का मतलब अनटायरिंग, थके ही ना, थकान लग जाए फिर भी आदमी काम करे, पूरी ऊर्जा से काम करे। ऐसे व्यक्ति जो 24/7 के मिशन से काम करते हैं, चाहे उनको थकान लगे, चाहे भूख लगे, चाहे प्यास लगे, काम को करते रहते हैं, वो एक दिन बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं।
आप उन ऋषियों की संतान हैं, उन महात्माओं की संतान हैं जिन्होंने बहुत पुराने समय में बहुत सी साइंस को खोज के बता दिया था जो अब लोग खोज रहे हैं। आप उनके बच्चे हैं सारे लोग, आपके शरीर में उनका खून बह रहा है और आप उस महान देश के बच्चे हैं। इसको आप कभी मत भूला करिए। और आपको आगे बढ़ने में किन लोगों ने मदद किया? आपको याद होगा, संत कबीर ने कहा है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने। गुरु का वो स्थान दिया है, इसलिए दिया है कि वो मार्ग देते हैं, गुरु रास्ता बताते हैं। तो आपको अपने इस विद्यालय या कोई विद्यालय जहां भी आप संबंधित हैं और आपके गुरु जो मार्गदर्शक हैं, जो आपको गुरु आपसे प्रेम रखते हैं, आपके लिए अपना, जो गुरु 10 मिनट में पढ़ते हैं उसको खुद दोहराने के लिए उनको 2-3 घंटे लगते हैं, इतनी मेहनत करके आपको जो आगे बढ़ाने के लिए समर्पित रहते हैं, उनके लिए उनके लिए कोटि कोटि प्रणाम है उनको। और आप भी उनका ऑनर करें, रेस्पेक्ट करें, तब आप आगे बढ़ेंगे। संस्कृत में कहा गया है, श्रद्धावान लभंते ज्ञानम। जो व्यक्ति श्रद्धा से भरा है वही ज्ञान प्राप्त कर सकता है, और जो श्रद्धा नहीं रखता है वो प्राप्त नहीं कर सकता है, उसका टाइम पास करता रहता है। जो व्यक्ति श्रद्धा करता है अपने गुरु के लिए, माता पिता के लिए, आपके माता पिता इस स्कूल में फीस देते हैं, आपको कपड़े खरीद के दे दिए हैं, आपको सुबह शाम खाना दे देते हैं, और भी सारे खर्चे उठाते हैं, वो माता पिता आपके लिए देवता की तरह हैं। आप उनका सम्मान करिए, उनके साथ ईमानदार रहिए। ईमानदार का मतलब है कि जो आप पढ़ने आते हैं, जिस काम के लिए आते हैं, उसको पूरी ताकत से करिए। ये ना करिए कि यहां चले और रास्ते में और कई प्रोग्राम और उसी में अटैच किए हुए हैं। तो जो लोग पूरी तरह, आप ये जो चैतन्य जी हैं, ये एक तो इनके पास एक आदत है, उसको आप लाभ उठा सकते हैं। ये 100% दीवाना की तरह काम करते हैं, 100% क्रेजी इनका इनका माइंड सेट है। जिस काम को करते हैं, भूख प्यास नींद कुछ नहीं समझते हैं, यहां तक कि अपनी जान को जोखिम में डाल करके मेहनत करते रहते हैं। एक कैरेक्टर आपने दिलाइए, इससे आपको फायदा होगा। दूसरा ये बात है कि एक ये किसी काम में 100% जो डिवोशन रखते हैं, इनको मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में भर्ती कराया था, वहां बीटेक किया है इन्होंने, लेकिन वहां ड्रामेटिक्स करते थे ये। वहां पर कॉलेज में एक संगठन था, बच्चों का ही था, वो लोग कुछ अभिनय ड्रामा ये सब करते थे, तो ये उसमें सम्मिलित हो गए। हमने सोचा कि अभी ये छोटे हैं, ऐसा ना हो कोई ड्रामा सिखाते सिखाते इनको कोई गलत सलत आते लोग सिखा दें। माता पिता डरते रहते हैं। तो मैंने इनसे कहा कि बेटा वहां जाके झगड़ा लड़ाई मत करने लगना किसी से। तो हमने कहा वहां पर बहुत से लोग उधर गोरखपुर बलिया वहां के आते हैं, वो बाहुबली रहते हैं, वो तो और तुम देखने में सीधे सीधे हो, तो ऐसा ना हो कि तुम झगड़े लड़ाई की दंगल में फंस जाओ कहीं जाके। तो इन्होंने कहा ठीक है पापा, बस इतना बात खत्म हो गई। कुछ दिनों के बाद इन्होंने बताया कि पापा मैं किसी से झगड़ा नहीं करता हूं, लेकिन अगर मैं चाहूं तो 5 मिनट के अंदर मैं 100 लड़के इकट्ठा कर दूंगा, बस एक फोन कॉल करनी है, वो सबको फोन कर देगा। और इतने लड़कों से लड़ना किसी की हिम्मत का काम नहीं है। तो मैंने सोचा कि भाई बच्चे ने कुछ अच्छा काम किया कि झगड़ा नहीं किया, लेकिन एक टीम इकट्ठा बनाई। इनको पढ़ाई के लिए 5 लाख रुपए स्कॉलरशिप मिली थी, तो हमें अपनी जेब से इनको पैसे नहीं देने पड़े। इन्होंने वहां पे बहुत से काम ऐसे किए जो पढ़ाई के अलावा थे। मुझे डर लगा ऐसा ना हो कहीं नाटक सीखते सीखते ये बंबई चले जाएं, तो हमने तो इनको इंजीनियर बनाने भेजा था, ये एक्टर बन जाएं। तो हमने इनसे कहा बेटा वहां एक्टर का कौन सा टीचर है जो एक्टिंग सिखाते हैं, वो कौन सा डिपार्टमेंट बना हुआ है? तो इन्होंने कहा कि पापा वो डिपार्टमेंट नहीं है, वो हम लोग अपने आप से करते रहते हैं। काम आगे होता गया, पढ़ाई में भी मेहनत करते रहे। आईएएस के इंटरव्यू में इनको एक्टिंग वाले से फायदा हुआ, उस हुनर से फायदा हुआ, उस टैलेंट से फायदा हुआ। तो आप सारे लोग जिस काम को करते हैं उसको पूरी ऊर्जा से करिए। उसके अगल बगल छोटे मोटे काम जो आपकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए है, उसे आप यूज कर सकते हैं। और एक और बात आपको बताएं, संस्कृत में हमारे पूर्वजों ने कहा है कि न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। ये सुना है? कितने लोगों ने हाथ खड़ा करें? अब देखिए, आपके पूर्वजों की कही गई बात है, आप इसको अभी तुरंत कलम निकालिए, नोट करिए, अभी तुरंत नोट कर लीजिए इसको। यहां आने का एक बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा, इसको जीवन भर याद रखिएगा। सर ये कैसे लिखें इस पे? सर आप लिख दीजिए सर। नहीं, अच्छा सर, अच्छा।
हैं? न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। लिख लिया? इसका मतलब है कि अगर सिंह सो जाए, शेर जो जंगल का राजा कहा जाता है, जो जानवरों में सबसे ताकतवर जानवर कहा जाता है, अगर वो सो जाए तो कोई शिकार उसके मुंह में अपने आप नहीं घुस जाता है। समझ गए ना? तो आप अगर सिंह की तरह ताकतवर हैं, सिंह की तरह बुद्धिमान हैं, काबिल हैं, लेकिन आप सो जाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो शिकार यानी भोजन आपके मुंह में अपने आप से नहीं जाएगा। मुंह में रोटी रखने के बाद भी मुंह को चलाना पड़ता है। मुंह की रोटी अपने आप गले में नहीं चली जाती है, मुंह को चलाना पड़ता है। किताब खरीदने के बाद उसको पढ़ना पड़ता है, कार खरीदने के बाद उसको चलाना पड़ता है, वो सीखना पड़ता है। इसी तरह आप जो तपस्या करने के लिए यहां आए हैं, आप, मेरा एक सुझाव है कि आप अपने इस स्थान को एक तपस्या की जगह समझें, कठोर मेहनत करें, दीवाना की तरह काम करें, सफलता जरूर आपको मिलेगी, अवश्य मिलेगी। मेरा संदेश खाली इतना ही है। और अब मेरी बात खत्म हो गई। अब इनके मामा जी हैं, उनको आलोक वाजपेयी जी कहा जाता है, वो भी बहुत बढ़िया टीचर है। उन्होंने इनको बहुत प्रेरणा दी है, बड़ी उनके आगे बढ़ने में बड़ा इनको मोटिवेट किया है। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि 2 शब्द वो भी अपनी बात, अपने अनुभव आपको बताएं, जिससे आपको लाभ हो। आलोक जी, आलोक वाजपेयी जी। संभवतः उम्र में सब हमसे छोटे ही हैं, तो आशीर्वाद ही दिया जाना चाहिए, है ना? सब यहाँ एक उद्देश्य के ही लिए हैं। वो उद्देश्य सबके लिए बट सकता है, उसकी शाखाएं हो सकती हैं। किसी के लिए पद के लिए चाहिए, कोई जीवन में अच्छे तरीके से रह सके इसलिए चाहिए, कोई ये चाहता है कि हमारे घर वालों की इच्छाएं हैं कि हम इस तरीके की एक सेवा में चले जाएं। तो इसलिए कभी कभी क्या होता है, हमारे ऊपर इस चीज का भी एक दबाव रहता है कि जो हमारे पेरेंट्स नहीं कर पाए वो हमसे करवाना चाहते हैं। इसका भी प्रतिशत काफी है। लेकिन ये तो हो गई कि हमको इस काम के लिए आए क्यों, कि पेरेंट्स भी नहीं सफल नहीं हुए। वो बनना आईएएस चाहते थे, वो बन गए इंजीनियर, वो आईएएस बनना चाहते थे, वो व्यापारी बन गए या डॉक्टर बन गए। लेकिन जब हम आ गए, किसी भी तरह आ गए, अपने मन से आए, किसी के कहने से आए, किसी के धक्का देने से आए, लेकिन जब हम आ गए तो उसके बाद फिर हमें यह करना है कि हमारी गति कितनी अधिकतम रहे, फिर समझौता नहीं। आने पहले खूब सोच विचार लें कि भाई नहीं कर पाएंगे, हमारे बस का नहीं है, और हमारे तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही, फलाने दिए थे नहीं हो पाए, ठिकाने दिए थे नहीं हो पाए, ये सारी चीजें आती दिमाग में। लेकिन उसके अलावा एक ये भी सोचने की जरूरत है, अरे उसके बारे में तो सोचे नहीं था, वो हो गया, अरे वो तो सीरियस लगता नहीं था, वो भी हो गया, उसको तो कभी पढ़ते देखा नहीं, वो भी हो गया। तो दोनों पक्ष हैं। तो हमेशा ये देखना है कि जो हुआ है वो दिखता जो है वो होता नहीं, ये बिल्कुल तय है। जिसको हमने देखा कि वो तो टहलता रहता था, घूमता रहता था और हो गया, ये हमको दिखा है वो घूमता रहता था, वो हमें दिखा है। लेकिन जितनी देर हमने देखा है, क्या समय उतना ही था? 24 घंटे में उतने ही घंटे थे क्या कि हमने उसको देखा? हमने उसको रोज मान लो एक बार 15 मिनट के लिए देख लिया घूमना, तो हमने एक धारणा बना ली कि वो तो घूमते रोज दिखता था। लेकिन जो 23 घंटे 45 मिनट है, उसका हिसाब हमारे पास कहां है? हम वो हिसाब देखें।
हम चूकते कहाँ हैं, हम यहाँ चूकते हैं कि जब हम उसको ये देखते हैं, अरे वो तो घूम रहा था, हम भी घूमे। जब वो सिलेक्ट हो गया तो हमारे दिमाग, हमारे पास तो उससे कुछ बेहतर है दिमाग है। एक तो ये बड़ी मुश्किल है कि हम अपने को, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम डिस्करेज करें अपने को, लेकिन हम अपने को कभी ओवर एस्टिमेट ना करें। ओवर एस्टिमेशन में क्या होता है कि हम अपने लिए ही नुकसान करते हैं। और जीवन में ये जान लो कि दुनिया धोखा दे देगी, उबर जाओगे, लेकिन जिस दिन खुद को धोखा खुद दोगे, नहीं उबर पाओगे। यह एनालिसिस बहुत जरूरी है कि हम कहीं अपने को ही धोखा तो नहीं दे रहे, अपने को ही तो बेजा समझा नहीं रहे, गलत नहीं समझा रहे कि हमने देखा कि 15 मिनट घूम रहा है तो 23:45 का हमने हिसाब ही नहीं रखा। हमने कहा घूमने से भी सिलेक्शन होता है लोगों का, ये बात समझ में आ गई, लेकिन 23:45 का हिसाब नहीं रखा। यह बहुत जरूरी है। और जिस दिन ये चीजें हो जाएंगी, कोई काम मुश्किल नहीं, कोई काम मुश्किल नहीं। हमारे साथ के लोग तो बहुत लोग रहे हैं, हर फील्ड में रहे हैं, कोई ऐसा विभाग नहीं, कोई ऐसी सेवा नहीं जिसमें हमारे मित्रगण न हो। सबका एक ही है कि जिसने लक्ष्य के तहत अपने को झोंक दिया। और एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है इसमें, डर नहीं होना चाहिए। डर आधी एनर्जी ले लेता है और आधा ध्यान ले लेता है। ये डर की नहीं हुआ तो, ये नहीं हुआ तो जो है ये बात की चीज है। पहले तो यही दिमाग में रखना है कैसे नहीं होगा, और जब कैसे नहीं होगा में फिर जमानी जमा खर्च पे नहीं रहना है, फिर इम्प्लीमेंट होना है। और इम्प्लीमेंट करने के लिए निश्चित तौर पे कुछ मापदंड हैं जिनके हिसाब से चलना होगा। डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज है। ये तो एक बात बिल्कुल समझ लें सब लोग, डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन केवल एक शब्द नहीं है, कमिटमेंट। कमिटमेंट के अंतर्गत आता है टाइमिंग। किसी को टाइम दो तो ये जिम्मेदारी लो कि हम उसका समय नहीं खराब होने देंगे और अपना भी समय नहीं खराब करेंगे। अगर वो देर से आता है तो कितना भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, उसको ये रियलाइज करा दो कि तुमने समय को फॉलो नहीं किया है। अगर जीवन का संकट नहीं है तो उसको डिस्काउंट मत दो, मैसेज दे दो कि हमारे साथ तुम्हें समय के हिसाब से रहना है। ये बहुत काम आता है, क्योंकि जिस दिन ये इमेज बन जाएगी ना कि हम कमिटमेंट के व्यक्ति हैं, उस दिन बाहर कोई कठिनाई नहीं होती, किसी को समझाना नहीं पड़ता जीवन में। और इसका पढ़ाई में भी बहुत काम आता है। बिल्कुल सीधा सीधा इसका लिंक है एक दूसरे से। हमने बहुत बच्चे पढ़ाए, मैंने फिजिक्स और मैथ में पढ़ाता था, तो उनको सबसे बड़ी समस्या क्या है, यहां पर तो आप जैसे लोग हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन फिजिक्स और मैथ के बारे में मैं एक बात बता दूं, टीचर और सॉल्वर में अंतर है। यू विल फाइंड सॉल्वर इन मेजॉरिटी, बट यू विल गेट टीचर इन वेरी रेयर। बहुत रेयर आपको टीचर मिलेंगे, सॉल्वर मिल जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमें सॉल्वर नहीं बनना है, टीचर बनना है। और जब हम ये स्किल ले लेंगे तो कोई भी टॉपिक उठाएं, कोई भी सब्जेक्ट उठाएं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा हमारे पास, और हम कहीं नहीं रुकने वाले। और जब रुकेंगे नहीं तो आगे निकल ही जाएंगे। मेरे ख्याल से आज की तारीख में इससे ज्यादा आप लोगों को इतने पे अमल हो जाए तो मेजॉरिटी यही मिलेगी।
विश्वास है। क्यों सर? थैंक यू। देखिए, आज पर्पस था कि चैतन्य जी से आप लोगों की मुलाकात हो जाए और उन्होंने तैयारी कैसे की थी ये आप लोगों को पता चले। कल से हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे। सोशियोलॉजी में जो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो तो कल आएंगे ही, और जो ऑलरेडी एनरोल्ड हैं वो भी आएंगे। कल आप लोगों को सोशियोलॉजी का जो सिलेबस है वो मैं अवेलेबल करवा दूंगा। क्लासेस कैसे आगे बढ़ेंगी, सोशियोलॉजी में हमें क्या पढ़ना है, ये सब कल की क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक, आप लोगों को मुझसे जो प्रश्न पूछने होंगे वो सब हम लोग कल ही करेंगे। ठीक है, ठीक है, फिर थैंक यू, सी यू ऑल टुमारो।